अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी डायनासोर्स का जजीरा। डरावनी आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ सांस ले रहा हो, जैसे किसी आग और लावा उगलने वाले ज्वालामुखी के धाने से लंबी लंबी सिसकारें बुलंद हो रही हों, जैसे पहाड़ में जान पड़ गई हो और वो आग की तपिश से कराहता हुआ समुद्र की तरफ बढ़ रहा हो। कैदी नौजवान हरमुज सो रहा था। अंधेरे में समुद्री चट्टान के शगाफ के अंदर वो पथरीली दीवार से टेक लगाए बेसुध पड़ा था। नाक की अंधेरे में आंखें पूरी खुली थी। वो नथने फुलाकर हवा में उस बला की बू सूंघने की कोशिश कर रहा था जो आधी रात को जजीरे पर नमूदार हो चुकी थी और जिसके बारे में जजीरे के सुरख सांप ने उसे बताया था कि वो कोई जिन है जो अपने सामने आई हुई हर शय को एक ही सांस से अंदर खींचकर हड़प कर जाता है। नाक को एक तेज किस्म की बू महसूस होने लगी थी। डरावनी आवाज एकदम रुक गई। जजीरे पर गहरी खामोशी छा गई। तेज बू उसी तरह आ रही थी। नाग को खामोशी से वहशत होने लगी। उसने बाहर निकलकर जजीरे के जिन को देखने का फैसला कर लिया था। कैदी नौजवान हरमुज को सोता छोड़कर वो शगाफ से बाहर आया। उसने जंगल की तरफ निगाह दौड़ाई। जंगल के दरख्त अंधेरे में खामोश खड़े थे। समुद्र के ऊपर तारीक आसमान था जिस पर सितारे चमक रहे थे। तेज बू आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। नाग ने गहरा सांस लेकर उकाब का रूप बदला और उडारी मारकर ऊपर उड़ गया। वो हवा में उड़ते हुए नीचे जजीरे की बला को देखना चाहता था कि वो आखिर क्या शय है। उसने उस जगह का एक चक्कर लगाया जहां से जंगल शुरू होता था। उसे एक जगह दरख्तों की तरफ एक अजीब सा देव हैकल साया दिखाई दिया। वो गोता लगाकर नीचे आया तो साया जंगल में गायब हो गया। वो उड़ता हुआ दरख्तों में आ गया। सारे जंगल में गहरी मौत जैसी खामोशी थी। अब वहां ना कोई बू थी और ना जिनकी डरावनी आवाज थी। नाग बड़ा सटपटाया कि ये पुरस्कार शय अचानक कहाँ गायब हो गई। उसने सारे जजीरे के ऊपर 2-3 बार चक्कर लगाए। उसे कोई जिन या जजीरे की बला नजर न आई। वो नाकाम होकर वापस चट्टान की तरफ जाने लगा था कि अचानक जजीरा 2 आवाजों से दहल उठा। एक आवाज तो वही ज्वालामुखी पहाड़ के फटने की आवाज थी और दूसरी किसी दरिंदे की लंबी अजियतनाक चीख की आवाज थी। यूं लगता था जैसे किसी बला ने उस दरिंदे को चीर फाड़ कर रख दिया है। नाग फौरन उस तरफ उड़ा जिधर से ये दोनों आवाजें आई थी और जहां 2-3 चीखों के बाद अब खामोशी छा गई थी। जजीरे की जानिब समुद्र में जर्द गोल गोल चांद निकल आया। जर्द चांदनी जजीरे पर फैल गई। दरख्तों के नीचे झाड़ियों में धीमी धीमी रोशनी सी हो गई। नाग दरख्तों से कोई 5 फुट ऊपर उड़ा जा रहा था। एक जगह उसने दरिंदे की दर्दनाक आखिरी बार कराहने की आवाज सुनी। वह झपक कर वहीं उतर आया। क्या देखता है कि एक जगह कितने ही दरख्त टूटे पड़े हैं। उनके बीच में झाड़ियां मसली हुई हैं जैसे अभी अभी वहां से बेशुमार मस्त हाथियों का काफला गुजरा हो और उनके दरमियान एक हाथी मुर्दा पड़ा है। नाग हाथी की लाश के करीब एक टूटे हुए दरख्त के तने पर बैठ गया। दरख्तों में से चांद की रोशनी आ रही थी। नाग ने देखा कि हाथी का पेट खुला हुआ है। गर्दन आधी कटी हुई है। सूंड गायब है। 3 टांगे भी जैसे कोई नोचकर खा गया है। खुले पेट के अंदर सिवाय खून आलूद पसलियों के और कुछ नहीं है। हाथी की अंतड़ियां, जिगर, मेदा, फेफड़े, दिल और अंदर की हर शय कोई जिन जैसे जुबान से खुरच खुरच कर खा गया था। हाथी के जिस्म से अभी तक खून बह रहा था जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि अभी अभी ये खूनी खेल खेला गया था। सवाल ये था कि वो जिन या बला कहाँ चली गई थी जिसने इतने बड़े हाथी के आधे जिस्म को खा लिया था। वो खुद कितनी बड़ी बलाना होगी। नाग ने आसपास जंगल का कोना कोना छान मारा मगर उसे बला या जजीरे के जिन का कोई निशान न मिल सका। अब वो तेज बू और लंबे लंबे सांस लेने की सिसकारें भी सुनाई नहीं दे रही थी। नाग को पीछे हरमुज की भी फिक्र थी कि कहीं वो उठे और परेशान होकर उसकी तलाश में जंगल की तरफ न निकल आए। नाग वापस चट्टान के पास आ गया। यहाँ उसने एक बार फिर इंसान का रूप बदला और शगाफ के अंदर दाखिल हुआ। हरमुज जाग रहा था और बेहद परेशान था कि नाग किधर चला गया। दरिंदे की आखिरी चीख उसने भी सुनी थी और वह सख्त घबराया हुआ था। नाग को देखकर बोला, तुम कहाँ चले गए थे? ये चीख की आवाज किसकी थी? मैं तो यही समझा कि दरिंदे ने तुम पर हमला कर दिया है। नाग ने उसे बताया कि दरिंदा मर चुका है मगर यह मुअम्मा हल नहीं हो रहा कि जिस अफरीत ने हाथी जैसे दरिंदे को आधा हड़प कर लिया वो कहाँ गायब हो गया। इसके बाद नाग ने हरमुज को सारी दास्तान सुनाई मगर उसे ये न बताया कि वो परिंदा बनकर जंगल की सैर कर रहा था। हरमुज का रंग खौफ के मारे जर्द हो गया। नाग भैया, यहाँ से जिस तरह भी हो सके निकल चलो, नहीं तो ये जजीरे की बला हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। नाग ने उसे हौसला दिया और कहा, नौजवान यूं नहीं घबराया करते। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम कश्ती के चप्पू आज ही तैयार करके यहाँ से कूच कर जाएंगे लेकिन डर कर नहीं भागेंगे। हरमुज ने कहा, जैसे भी हो हमें यहाँ ठहरने का खतरा हरगिज हरगिज मोल नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, हम आज शाम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें 10-15 दिनों की खुराक और पानी कश्ती में जमा करना होगा। पानी हमें जंगल के अंदर नारियल की शक्ल में मिलेगा और खुराक खुश्क फल भी हमें वहीं मिलेंगे। नाग के इस ख्याल पर हरमुज ने बताया, भाई मैं तो हरगिज जजीरे के अंदरूनी जंगल में नहीं जाऊंगा, चाहे भूखा मर जाऊं। ये काम तो तुम ही करोगे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा भाई, मैं ही कर लूंगा ये काम, लेकिन तुम एक वादा करो कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इसी जगह छुपे रहोगे। हरमुज झट बोला, और अगर जजीरे की बला इधर आ निकली तो क्या यहाँ बैठे बैठे उसकी खुराक बन जाऊं? अरे भाई, अगर बला इधर आ ही गई तो फिर बेशक तुम समुद्र में छलांग लगा देना। इसी तरह बातें करते सुबह हो गई। नाग ने कमजोर दिल हरमुज को चट्टान की शगाफ के अंदर बैठे रहने को कहा और बाहर आकर जंगल से कुछ नारियल और गिरे पड़े जंगली फल इकट्ठे करके उसे दिए और खुद चप्पुओं की लकड़ी और 10-15 दिनों की खुराक की तलाश का बहाना करके उस जगह की तरफ चल दिया। यहाँ रात उसने एक भयानक मंजर देखा था। जंगल रात की तरह सुनसान और खामोश था। नाग अब इंसान की शक्ल में चला जा रहा था। वो जंगल के किनारे किनारे आगे बढ़ता उस इलाके में आ गया जहाँ आधी रात को खौफनाक बला ने हाथी को चीर फाड़ कर आधा खा लिया था। यहाँ दरख्त उसी तरह टूटे पड़े थे और झाड़ियां मसली हुई थी जैसे उनके ऊपर से रेलगाड़ी गुजर गई हो। हाथी की कटी फटी गैर मुकम्मल लाश जंगली मुर्दारखोर चूंटियों से ढकी हुई थी। स्याह रंग की चूंटियों ने सारी लाश को स्याह कर दिया था और उसे धड़ाधड़ खाए जा रही थी। वहां मक्खियों की जबरदस्त भिनभिनाहट गूंज रही थी। नाग एक दरख्त के साथ लगा खड़ा हाथी की लाश को देख रहा था जिसे चूंटियों ने तकरीबन खत्म कर रखा था। नाग ने घास को देखा। खुश्क घास मसली हुई थी और एक मसली हुई छोटी सी सड़क एक तरफ को जा रही थी। खून के बड़े बड़े धब्बे भी उधर ही को जा रहे थे। नाग समझ गया कि जजीरे की बला हाथी को चट करके खून आलूद जबड़ों पर जुबान फेरती इसी तरफ गई होगी और ये निशान उसके जबड़ों से टपकने वाले हाथी के खून के थे। नाग मसली हुई घास का सुराग लगाता आगे चल पड़ा। खून के धब्बे कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो गए। घास यूं मसली हुई थी कि साफ लगता था कि खौफनाक बला कोई जिन नहीं है बल्कि कोई भयानक किस्म का जमाना कबल अज तारीख का कोई दरिंदा है जो अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते और उसके बड़े बड़े पैर हैं जो इतने बड़े हैं कि उन पर अगर 4 हाथी भी खड़े हो जाएं तो फिर भी जगह बाकी बची रहे। नाग जजीरे के अफरीद की टो में चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जमीन एकदम से नीचे ढलान की तरफ उतर गई थी और वहां आगे जाकर एक गार का मुंह खुला हुआ था। ये जंगल का पुरअसरार दहशतनाक रास्ता उस गार के अंदर चला गया था। यकीनन वो बला इसी गार में रहती थी। नाग गार के अंदर दाखिल हो गया। ये उसकी सख्त गलती थी। अगर उसकी जगह अंबर ये गलती करता तो कोई बात नहीं थी क्योंकि वो मर नहीं सकता था, लेकिन नाग मर सकता था। उसका जिस्म कट सकता था। लेकिन नाग मुहिम जुई के जज्बे और शौक में उस गार में दाखिल हो गया जहां खौफनाक बला आधे हाथी को हड़प कर जाने के बाद सो रही थी। गार में नाग को वही तेज बू महसूस हुई। यकीनन बला अंदर थी। नाग का ख्याल था कि जो ही खतरा हुआ वो जानवर या परिंदा बनकर उड़ जाएगा। उसे ये ख्याल ही नहीं आया था कि जिस खौफनाक अफरीत ने हाथी को निगल लिया है वो उसे कब वहां से जाने देगी। नाग जूं अंदर जा रहा था। तारीकी बढ़ रही थी। गार आगे जाकर काफी कुशादा हो गई और पहाड़ की दर्जों से आती रोशनी में नाग ने फिर वही तेज तेज सांस लेने और ज्वालामुखी के मुंह से उठने वाली सिसकार की आवाजें सुनी। वह रुक गया। तिरिंदे की बू तेज से तेजतर हो गई थी। तिरिंदा कहीं आसपास ही था। नाग दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ने लगा। उसको 1-2 बार ख्याल आया कि वो परिंदा बनकर या सांप बनकर आगे बढ़े, लेकिन फिर ये सोचकर उसने ऐसा ना किया कि परिंदे के रूप में रहकर वो तिरिंदे का पूरी तरह जायजा न ले सकेगा। अचानक गार में कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। सारा गार लरज उठा। नाग भी सहम कर दीवार के साथ लग गया। इसके साथ ही एक ऊंची लंबी पहाड़ जैसी बला सामने दीवार के चौड़े शगाफ में से नमदार हुई। उसकी गर्दन बेतहाशा लंबी ऊंची थी। उसके मुंह से जो सांस निकल रहा था उसमें से शरारे टपक रहे थे। उसका बैजवी जिस्म गोया 10 हाथियों को मिलाकर बनाया गया था। उसकी टांगें गैंडे की तरह छोटी थीं और पांव बहुत बड़े बड़े थे। ऊपर के लंबे लंबे नोकीले दांत बेहद खतरनाक थे। नाग को उन अर्जी दरिंदों का ख्याल आ गया जो आज से लाखों साल पहले हमारी जमीन पर आबाद थे और जब जबरदस्त जल्जले आना शुरू हुए और जमीन जगह जगह से फटने लगी तो ये पहाड़ों जितने बड़े बड़े दरिंदे भयानक चीखों के साथ उसमें गिरकर फना हो गए। इनको डायनासोर्स कहा जाता था। यकीनन ये कोई लाखों बरस पहले का डायनासोरस दरिंदा था जिसकी नस्ल किसी न किसी तरह इस जजीरे पर जिंदा चली आ रही थी। नाग अपने ख्यालों में गुम था कि खौफनाक बला ने अपनी सुरख और जर्द डरावनी आंखों से उसे देख लिया और इससे पहले कि नाग अपना बचाव कर सके उस पर अपनी लंबी गर्दन उठाकर हमला कर दिया। ये हमला इस कदर अचानक था कि नाग को इतनी भी फुर्सत न मिल सकी
कि वो गहरा सांस लेकर इंसान से सांप या परिंदा बनकर वहां से उड़ सकता। दरिंदे डायनासोर्स ने अपना मुंह खोलकर लंबी जुबान नाक पर मारी और उसे उचककर जुबान में लपेटा और आन की आन में अपने मुंह में डाल लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि नाग जब संभला तो वो डायनासोर्स दरिंदे के हलक से नीचे उतर रहा था। उसे यूं लगा जैसे वो अंधेरे में किसी लजलिजी फिसलन वाली सड़क पर से नीचे ही नीचे फिसलता जा रहा है। फिर वो जैसे धम से किसी अंधेरे कुएं में जा गिरा और उसके दोनों पांव किसी नरम नरम गदीले जैसे गोश्त में टखनों तक धंस गए और उसका सांस तेज बू से रुकने लगा। ये डायनासोर्स बला का मैदा था। उसने हाथ पांव मारे तो उसके हाथ हाथी की टांग की बड़ी बड़ी दरख्त के तनों जैसी हड्डियों से टकराई। हाथी की ये टांगें डायनासोर्स बला ने अभी अभी हड़प की थी। नाग समझ गया कि वो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसके दिमाग ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पहली बात जो उसके जहन में आई थी वो ये थी कि इंसान बनकर वो 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा इस तेज गैस की बू में जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर वो सांप बन जाए तो कम से कम ऑक्सीजन में भी ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सकेगा। नाग ने झट गहरा सांस लिया और अफ्रीकी सहराओं का वो काला सांप बन गया जिसके जिस्म पर मछली की तरह से सख्त जिल्द होती है। इस तरह की सख्त खाल पर डायनासोर्स बला के मैदे के तेजाब ज्यादा असर नहीं करते थे। सांप बनते ही नाग बला के मैदे के पानी पर तैरता हुआ उसकी पसलियों में आ गया। पसलियों पर चर्बी की मोटी तह चढ़ी हुई थी। यहाँ से रेंगकर वो बला के दिल की तरफ बढ़ा, मगर दिल के इर्द गिर्द हड्डी की एक पत्थर से भी ज्यादा सख्त दीवार खड़ी थी जिसको नाग कम से कम सांप बनकर नहीं तोड़ सकता था। वो रेंगता हुआ वापस बला की पसलियों पर से होता हुआ उसकी पीठ के अंदर आ गया। सांप होने के बावजूद नाग का दम घुटने लगा था। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ डायनासोर्स बला के मैदे में खुदा जाने किस किस्म के गैस और तेजाब भरे हुए थे कि अंदर सांस लेना दोभर हो रहा था। नाग का जहन सांप के रूप में भी बड़ी तेजी और होशो हवास के साथ काम कर रहा था। एक बात का उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि अगर उसने 5 मिनट के अंदर अंदर इस खौफनाक दरिंदे के पेट से रिहाई हासिल ना की तो फिर उसका जिस्म अंदर ही अंदर गल सड़ जाएगा और अंबर मारिया उससे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। नाग ने अपनी सांप की 2 शाखा जुबान निकालकर डायनासोर्स की पीठ के अंदरूनी दीवार के गोश्त को टटोला। गोश्त अंदर से नरम था। सांप ने बिजली जैसी तेजी के साथ गोश्त को तोड़ तोड़कर मैदे के अंदर ही फेंकना शुरू कर दिया। एकदम से मैदे में जैसे भूचाल आ गया। डायनासोर्स को शदीद दर्द हुआ और वो गार में दर्द से उछलने और कराहने लगा। कोई उसके पेट के अंदर छुरियां चला रहा था। एक बहुत बड़ी आंत किसी कारखाने की बड़ी गोल चिमनी की तरह सांप के करीब से नीचे जा रही थी। सांप उस चिमनी नुमा आंत के साथ चिमट गया और गोश्त की दीवार की बोटियां तोड़ तोड़ कर फेंकता रहा। डायनासोर्स बला ने अंदर ही अंदर मैदे को सुकेड़ना शुरू कर दिया। मैदे की दीवार सुकड़कर कभी नाग के करीब आती और कभी दूर चली जाती, लेकिन नाग अपने काम में लगा रहा। 3 मिनट के अंदर अंदर सांप ने डायनासोर्स बला के जिस्म के अंदर से सुराख कर दिया और बड़ी फुर्ती से रेंगकर बाहर उसके जिस्म के ऊपर बालों में आ गया। डायनासोर्स को जैसे सुकून सा आ गया। उसने उछलना कूदना बंद कर दिया। उसके जिस्म के छोटे सुराख में से खून की नाली बह रही थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं रहा था। अलबत्ता बला ने अपने जिस्म पर सांप के रेंगने को जरूर महसूस कर लिया था, ऐसे ही जैसे हाथी के बदन पर कोई टिड्डा चल रहा हो। डायनासोर्स ने अपनी लंबी गर्दन पीछे करके अपनी जुबान से रेंगती हुई शय को चाट लेना चाहा, मगर नाग ने अब उसे मौका न दिया। वो बड़ी तेजी से रेंगकर डायनासोर्स बला की दुम की तरफ निकल गया। यहाँ तक बला की जुबान नहीं पहुंच सकती थी। बला के जिस्म से बाहर निकलकर नाग ने सुख का सांस लिया। अंदर की निस्बत गार की हवा बहुत ताज़ा थी, अगरचे उस हवा में भी डायनासोर्स के सांस और जिस्म की बेहद तेज बू रची हुई थी। लेकिन अब सांप की जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। नाग किसी तरह गार से बाहर निकलना चाहता था। इसका एक ही तरीका था कि जब डायनासोर्स बला गाफिल हो या सो जाए तो वो उसके जिस्म से उतरकर रेंगता हुआ गार से बाहर भाग जाए, क्योंकि दूसरी सूरत में वो बला की खौफनाक आंख और लंबी कातिल जुबान से नहीं बच सकता था। ये लंबी खौफनाक जुबान सांप को 50 फुट से भी हड़प कर सकती थी। सांप डायनासोर्स की दुम के बालों में छुपा चुपचाप लेटा था। डायनासोर्स को भी अब जैसे कुछ सुकून सा आ गया था। हाथी निकलने के बाद उस पर गनूदगी तारी होने लगी थी। वो गार की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। सांप आहिस्ता से रेंगकर कुछ ऊपर आ गया। डायनासोर्स बला की गर्दन पहाड़ की छत से टकरा रही थी और उसने अपने नोकीले आरे जैसे दांतों वाला बड़ा सर जमीन के साथ लगा रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की दुनिया में चला गया और उसके जबरदस्त खराटे गूंजने लगे। सांप उन खराटों का ही इंतजार कर रहा था। वो डायनासोर्स बला की पीठ पर रेंगता हुआ नीचे उतर आया। उस कवा हैकल बला ने सारी की सारी गार को घेर रखा था। आधी से ज्यादा दीवारें भी
उसके पहाड़ जितने बड़े जिस्म में गायब हो गई थी। सांप को बड़ी मुश्किल से बला के नीचे से एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां चूंटियों की एक कतार पहले ही जा रही थी। सांप ने चूंटियों के साथ साथ आगे को रेंगना शुरू कर दिया कि ये चूंटियां उसके ऊपर चढ़ रही। सांप ने जिस्म को जुम्बिश देकर उन्हें नीचे गिरा दिया, क्योंकि ये चूंटियां बड़ी खतरनाक भी साबित हो सकती थी। सांप डायनासोर्स बला के जिस्म के नीचे से निकलकर उस जगह आ गया जहां से बला की गर्दन शुरू हुई थी। उसकी गर्दन सांस के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सतून हौले हौले सांस ले रहा हो। सांप नाग उसकी गर्दन की बुलंद ढलानी दीवार के साथ साथ रेंगता उसके मुंह की तरफ बढ़ा। उस बला से छुटकारा पाने के लिए उसके जबरदस्त दांतों और खतरनाक लंबी जुबान वाले मुंह के पास से गुजरना जरूरी था। नाग यहाँ से परिंदा बनकर भी नहीं उड़ सकता था, क्योंकि परिंदे के फिड़फिड़ाने से डायनासोर्स की आंख खुल सकती थी और वह उड़ते हुए परिंदे पर जुबान की कुमंद फेंककर बड़ी आसानी से हड़प कर सकता था। नाग सांप ही की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आगे बढ़ रहा था। वो बड़ा होशियार हो गया था, क्योंकि डायनासोर्स बला का मुंह अब करीब आ रहा था। उसके मुंह और नाक से निकलने वाले खराटों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। सांप को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहां समुद्र की गोसीली मौजें साहिल की चट्टानों से टकरा रही हैं। डायनासोर्स की थोथनी जहां पड़ी थी वहां आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब एक ही तरीका था कि डायनासोर्स की थोथनी के ऊपर से रेंगकर वहां से निकला जाए। नाग रुक गया। कुछ देर वो गौर करता रहा कि कोई दूसरी तदबीर भी हो सकती है कि नहीं। दूसरी तदबीर कोई नहीं थी। डायनासोर्स की थोथनी ने सांप के ऊपर और आगे के दोनों रास्ते बंद कर रखे थे। अचानक डायनासोर्स की थोथनी ने जैसे एक छींक मारी। गार में जमीन पर से मिट्टी का गर्दो गुबार उड़ा। सांप गर्दन के नीचे हो गया, क्योंकि थोथनी ने जुबान बाहर निकालकर एक दायरे में गर्दिश की थी। 1 मिनट के बाद डायनासोर्स दोबारा खराटे लेने लगा। सांप उसकी गर्दन के नीचे से निकल आया और थोथनी की तरफ चला। उसके छींक मारने से थोथनी का रुख बदल गया और अब वो और ज्यादा ऊंची हो गई थी। सांप आजिज आ गया। उसने एक ऐसा काम किया जो बड़ा खतरनाक था और जिसमें उसकी मौत का खतरा बेहद ज्यादा था। लेकिन मौत वैसे भी उसके सामने खड़ी थी, बल्कि उसके साथ साथ रेंग रही थी। सांप ने एक फुंकार मारी और एक पल में वो सांप से चूंटी बन गया। नाग आज तक कभी इतना छोटा कीड़ा नहीं बना था, क्योंकि इसमें हर लम्हे खतरा रहता था कि कोई बड़ा कीड़ा या जानवर या दरिंदा या मेंढक टिड्डा वगैरह उसे निगलकर खत्म न कर दे। लेकिन यहाँ बड़ी मजबूरी थी। नाग चूंटी बनकर चूंटियों की एक छोटी सी कतार में शामिल हो गया जो गार से बाहर जा रही थी। चूंटियों की आदत है कि वो चलते चलते आपस में अपनी जुबान में बातें करती जाती हैं और यूं एक दूसरी को दुरुस्त रास्ता बता देती हैं। नाग चूंटी बनकर उनकी कतार में शामिल हुआ तो एक चूंटी ने उसके करीब से गुजरते हुए कहा, सीधा जाकर बाएं हाथ को मुड़ जाना, इस खौफनाक बला के मुंह से बचना। नाग चूंकि जादू के जोर से चूंटियों की जुबान जानता था, इसलिए उसने कहा, अच्छा बीबी। चूंटी ने चौंक कर नाग को देखा और बोली, ये बीबी तो यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, हम तो एक दूसरी को हमेशा बहन कहती हैं। सच सच बताओ तुम कौन हो? नाग सटपटा सा गया, बोला, बहन मैं चूंटी ही तो हूँ, तुम मुझे देख नहीं रही? बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूँ। चूंटी ने कहा, तुम्हारा रंग भी हमसे मुख्तलिफ है और तुम्हारी जुबान भी अजनबी है। अच्छा बताओ हमारा आज का कोडवर्ड क्या है? चूंटियां जब बाहर निकलती हैं तो खतरे के पेशे नजर अपना हर रोज एक खुफिया लफ्ज रखती हैं। उस रोज उनका खुफिया लफ्ज घोड़ा था। नाग ये लफ्ज नहीं जानता था। अब वो घबरा गया, क्या जवाब दे। दूसरी चूंटियां भी वहां जमा हो गईं। उन्होंने शोर मचा दिया, ये दूसरे कबीले की चूंटी हमारे इलाके में आ गई है। चूंटियों की सरदार ने कहा, इसे खत्म कर दो। एकदम से सारी चूंटियों ने नाग पर हमला कर दिया। उसके लिए जान बचानी मुश्किल हो गई। एक तरफ चूंटियों की फौज है जो उसको 1 सेकंड में चट करने वाली थी, और दूसरी तरफ लाखों साल पहले की खौफनाक बला है जो सांस अंदर खींचकर उसे हड़प कर सकती थी। नाग पर जो ही चूंटियों ने हमला किया वो एकदम से काया पलटकर सांप बन गया। चूंटियों ने जो ये आलम देखा तो भूत भूत कहकर शोर मचाती सर पर पांव रखकर भाग गई। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया और डायनासोर्स की जुबान पर रखी हुई गर्दन के नीचे से होकर गार से बाहर निकल आया। जंगल में मौत जैसी खामोशी थी। उस वीरान जजीरे के जंगल में कोई ऐसा जानवर या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था जो बोलकर खामोशी को तोड़े। खुदा जाने वो हाथी कहां से निकल आया था जो डायनासोर्स ने हड़प कर लिया था। नाग सांप की शक्ल में गार से निकलकर रेंगता हुआ जंगल में उस रास्ते पर चल पड़ा जो बाहर समुंदर की तरफ जाता था। उसे सुरख सांप का ख्याल आ रहा था, जिसने कहा था कि इस जजीरे में कोई जिन रहता है जो आधी रात को अपनी गुफा से निकलकर चीख मारता है और जो कोई जिंदा शय उसके सामने आए उसे खा जाता है। नाग ने सोचा कि सुरख सांप ने इसी डायनासोरस की आवाज को जिन की आवाज समझा होगा। सांप बनकर नाग की रफ्तार सुस्त हो गई थी। वो इंसान की शक्ल में आ गया और झाड़ियों की शाखें हटाता तेज तेज चलने लगा। उसे अपने कमजोर दिल दोस्त
हरमुज की फिक्र थी, जिसे वह समुद्री चट्टान के शगाफ में छोड़ आया था। जल्दी में वो जंगल में रास्ता भूल गया और जजीरे की दूसरी जानिब जा निकला। उस तरफ समुद्र में चट्टान कोई नहीं थी। नाग जंगल के दरख्तों में से निकलकर रेत पर आ गया। अचानक उसकी नज़र बाएं जानिब गई। उधर एक कश्ती खड़ी थी। किसी ने उसे समुद्र में से घसीटकर रेत पर ला खड़ा किया था। उसमें 2 चप्पू भी थे। नाग को ताज्जुब हुआ कि ये कश्ती किसकी हो सकती है। क्या जजीरे पर इधर कोई जंगली लोग रहते हैं? वो चलकर कश्ती के करीब आ गया। ये कश्ती जंगली लोगों की नहीं लगती थी। उस पर नीली और सफ़ेद रंग की धारियां थीं। ऐसी कश्तियां उस जमाने के बादबानी समुद्री जहाज़ों में रखी जाती थी। तो क्या जजीरे पर किसी समुद्री जहाज़ के मुसाफिर आ गए हैं? नाग ने देखा कि रेत पर किसी के कदमों के निशान बने हुए थे। ये 2 इंसानों के पाँव के निशान थे, जो साहिल की रेत पर से होते हुए जंगल के साथ साथ जुनूब की तरफ चले गए थे। इसका मतलब था कि ये 2 इंसान हैं और वो कश्ती से उतरकर जंगल की तरफ गए हैं। उधर को ही वो समुद्री चट्टान थी, जिसके अंदर नाग का साथी हरमुज पनाह लिए हुए था। नाग कदमों के निशान के साथ साथ रवाना हो गया। ये निशान कुछ दूर तक जंगल के साथ साथ चलते गए। फिर दोनों इंसानों के पाँव के निशान एक दूसरे में गुडमुड हो गए, जैसे वहां आकर उनमें हाथापाई होने लगी हो। जरा आगे जाकर निशान फिर अलग अलग हो गए और फिर जंगल की तरफ मुड़ गए। जंगल में घास और झाड़ियां थी। यहाँ कदमों के निशान गायब हो गए। नाग इधर उधर देखने लगा। दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी, जिनमें से धूप की किरणें झाड़ियों और घास पर पड़ रही थी। सारा जंगल सुनसान था। जंगल के अंदर दरख्तों तले अंधेरा अंधेरा सा था। नाग सोचने लगा कि वो उन लोगों को कहाँ तलाश करे जो इन दरख्तों में आकर गुम हो गए थे। ये लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? इस वीरान और खूंखार जजीरे पर इन्हें क्या चीज़ खींच कर ले आई है? जरूर वो किसी समुद्री जहाज से उतरे और उनके सामने कोई खतरनाक मिशन है। कहीं वो किसी खुफिया खजाने की तलाश में तो नहीं है। पहले उसने फैसला किया कि वो उन लोगों को भूल जाए और जाकर अपने साथी की खबर ले और उस कश्ती पर बैठकर यहाँ से फरार हो जाए। फिर उसे ख्याल आया कि ये लोग उसके साथी हरमुज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए उनका खोज लगाना जरूरी है। आखिर उसने यही फैसला किया कि पहले चलकर हरमुज को देखा जाए और अगर मौका मिले तो इन अजनबी लोगों की कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल जाए। नाग ये सोचकर जंगल से बाहर आ गया। अभी वो दरख्तों में ही थे कि एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ काफ़ी थी, जैसे समुद्री जहाज की कोई तोप चली हो। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे फिड़फिड़ाकर उड़ गए। आवाज़ समुद्र की तरफ से आई थी। नाग को ख्याल आया कि ज़रूर कोई जहाज समुद्र में खड़ा है, जिसने तोप चलाकर अपने आदमियों को वापस बुलाया है। वो समुद्र की तरफ आने ही लगा था कि उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। ये आवाज़ दूर जंगल के अंदर से आई थी। नाग आवाज़ की तरफ झाड़ियाँ हटाता तेज तेज चलने लगा। वो उन दरख्तों में आ गया जहाँ अंधेरा सा था। नाग ने फौरन सांप का रूप बदल लिया और बड़ी तेजी से रेंगता हुआ दरख्तों के पास आ गया। सामने पत्थरों की बड़ी बड़ी सिलें बिखरी हुई थी। यहाँ बारूद की बू फैली थी। जरूर किसी ने पत्थर की सिलों में बारूद दबाकर धमाका किया था। चंद एक का दादम पत्थर टेढ़े होकर पड़े थे। कुदाल की आवाज़ उन पत्थरों के पीछे से आ रही थी। फिर आवाज़ रुक गई और एक आदमी ने भारी थकी हुई मगर उसीली आवाज़ में कहा, चलो इसके अंदर। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। ये आवाज़ औरत की थी। सांप लपक कर एक पत्थर के ऊपर पहुंचा और झांक कर देखा। पत्थरों के दरमियान थोड़ी सी खुली जगह थी। यहाँ एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले ऊंचे द्योनुमा आदमी ने एक सुनहरी बालों वाली लड़की के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे थे। सुनहरी बालों वाली लड़की का चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो रहा था। वो थर थर कांप रही थी। मर्द ने गुर्राते हुए कहा, ये तुम्हारी कब्र है जिसे मेरे बारूद के धमाके ने तुम्हारे लिए बनाया है। ये खजाना मेरा है। मैं नहीं चाहता कि इस खजाने का कोई ऐनी गवाह भी इस दुनिया में मेरे साथ जिंदा रहे। लड़की ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जान से ना मारो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मेरा छोटा भाई मुझसे बड़ा प्यार करता है। वो मेरी मौत के बाद जिंदा ना रहेगा। हम बहन भाइयों पर रहम करो। संगदिल आदमी ने जोर से लड़की के मुंह पर तमांचा मारा। बकबक बंद करो और खामोश बैठ जाओ। मैं ये सारी मिट्टी और मलबा तुम्हारे ऊपर डालकर तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। और वो जालिम आदमी कहकहा लगाकर हंस दिया। उसने लड़की को रस्सी से आहिस्ता आहिस्ता खुदी हुई कब्र की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लड़की ने अपने पैर जमीन पर जमा लिए, लेकिन नर्मो नाजुक लड़की बेचारी हट्टे कट्टे भालू का भला किस तरह मुकाबला कर सकती थी। वो अपनी कब्र की तरफ खिसकने लगी। संगदिल बदमाश आहिस्ता आहिस्ता गुर्राते हुए कहकहा भी लगा रहा था। नाग पत्थर के ऊपर सांप बनकर लेटा सर उठाए ये सारा दर्दनाक ड्रामा देख रहा था। एकदम से आदमी ने रस्सी को झटका दिया और लड़की बेचारी गड्ढे में गिर गई। इसके साथ ही लड़की की चीख बुलंद हुई। उस बदमाश ने बेलचे से कब्र में मिट्टी पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। नाग ने सांप का रूप बदला और छलांग लगाकर बदमाश आदमी की गर्दन में लटक गया और उसकी गर्दन पर डसकर अपना पूरा जहर उसमें डाल दिया।
ऊंचे लंबे रीछ जैसे बदमाश आदमी ने जोर से अपनी गर्दन पर हाथ मारा। इस अरसे में सांप उछलकर सामने वाली झाड़ी में जा घुसा। बदमाश आदमी ने सांप को देख लिया और कुदाल लेकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर नाग का जहर उसे कदम उठाने की मोहलत कहाँ दे सकता था भला। बस पहला कदम ही उठाया था कि उसका सारा जिस्म गोया सुन्न हो गया। वो अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया। कुदाल उसके हाथ से गिर पड़ी। फिर उसने चक्कर खाया और धड़ाम से उस कब्र में गिर गया जो उसने रेशमी बालों वाली बेगुनाह लड़की के लिए खोदी थी। लड़की एकदम परे हट गई। उसका दुश्मन मर चुका था और उसका जिस्म फटने लगा था और मुंह नाक से सब्ज रंग का पानी बहना शुरू हो गया था। नाग झाड़ियों के पीछे से इंसान की शक्ल बदलकर गड्ढे के ऊपर आ गया और गड्ढे के ऊपर से झुककर यूं लड़की को देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। कौन हो तुम बहन? लड़की खौफ से सहमी हुई थी। बदमाश की लाश उसके पास औंधी पड़ी थी। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। नाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं बहन, मुझे अपना भाई समझो और ऊपर आ जाओ। लो, इस रस्सी को पकड़ लो। नाग ने ऊपर से रस्सी लटका दी। लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए थे, फिर भी उसने किसी न किसी तरह नाग की लटकाई हुई रस्सी को पकड़ लिया। नाग ने आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन था जिसकी लाश गड्ढे में पड़ी है, और ये खजाना किसका है, और तुम कौन हो? यहाँ तुम लोग कैसे आ गई? लड़की के हवास कुछ ठीक हो गए थे। उसने अपने सुनहरी बालों पर से मिट्टी झाड़ते हुए कहा, यहाँ से दूर एक बहुत बड़ा जजीरा है। मेरा बाप उस जजीरे में रहता था। उसके चाय के बाग थे। उस जगह मेरे बाप ने अपना खानदानी खजाना दफन कर रखा था, जिसका सिर्फ मुझे इल्म था। ये शख्स हमारे बाग में काम करता था। इसे किसी तरह पता चल गया कि हमारा खानदानी खजाना इस जजीरे में दफन है, और उसका नक्शा मुझे जुबानी याद है। बस एक रोज़ ये अपने साथियों को लेकर हमारे घर में आन घुसा और मुझे अगवा करके इस जजीरे में ले आया, और इस शर्त पर मुझसे खजाने का राज मालूम कर लिया कि वो मुझे मेरे घर छोड़ आएगा। लेकिन खजाने को हासिल करने के बाद इसकी नीयत बदल गई। खुदा ने मेरी मदद की और एक सांप ने इस जालिम को डस दिया और ये मर गया, नहीं तो ये मुझे इस गड्ढे में दफन करने वाला था। नाग ने कहा, क्या इसके साथ दूसरे लोग भी थे? लड़की बोली, हाँ, वो बड़ी कश्ती में समुद्र में ही इसका इंतजार कर रही हैं। वो भी डाकू हैं। ये उन्हें खजाने में से हिस्सा देने का लालच देकर साथ लाया है। फिर लड़की ने नाग से पूछा, मगर तुम कौन हो? क्या तुम इस जजीरे पर रहते हो? लेकिन तुम जजीरे के जंगली आदमी नहीं लगते। नाग ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ इस जजीरे पर पनाह लिए हुए हूँ। हमारा जहाज तूफान में गर्क हो गया था। आओ मेरे साथ, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह जजीरा बेहद खतरनाक है। मैं अपने जजीरे पर जाऊंगी। मेरी कश्ती किनारे पर खड़ी है। मैं ये खजाना अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। नाग कहने लगा, लेकिन इस बदमाश के आदमी तुम्हें इस खजाने के साथ जिंदा नहीं जाने देंगे। फिर मैं क्या करूँ? लड़की ने आजिज़ी से कहा। नाग बोला, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने को कहा था। हमने एक महफूज जगह ढूंढ रखी है। वहाँ मेरा दोस्त हरमुज भी छुपा हुआ है। पहले मैं इस बदमाश के आदमियों से निमट लूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे जजीरे पर खजाने समेत पहुँचा दूंगा। आओ। और ये खजाना? नाग ने खजाने पर एक नज़र डाली और कुछ सोचकर कहा, अभी ये इसी जगह पड़ा रहेगा। इसे बाद में उठाकर साथ लेते चलेंगे। क्या कहा? इस जंगल में पड़ा रहेगा ये खजाना? हाँ बाबा, और क्या कहा है मैंने? लड़की ने हैरत से नाग की तरफ देखकर कहा, तुम चाहते हो कि मेरे बाप दादा का खजाना वो डाकू लूट कर ले जाएं? नाग हंस दिया और बोला, अरे मेरी भोली बहन, घबराओ नहीं, इस जंगल में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। बेशक कल जब हम यहाँ से जाने लगेंगे तो आकर देख लेना, और जो इसे डाकू ले गए तो कौन जिम्मेदार होगा? नाग ने कहा, मैं तुम्हें फिर इसे दुगना खजाना लाकर दे दूंगा। तुम कहाँ से लाओगे? लड़की ने तंज के साथ पूछा। नाग कहने लगा, ये एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अभी जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान का जिम्मा नहीं लेता। मैं जा रहा हूँ, तुम जानो, तुम्हारा खजाना जाने। सुनहरी बालों वाली लड़की उस सुनसान जजीरे के जंगल में गड्ढे में पड़ी हुई लाश के साथ अकेली रह जाने के ख्याल ही से डर गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अकेली मत छोड़ना। लड़की नाग के साथ जाते जाते एक बार फिर रुक गई और खजाने की तरफ देखकर बोली, क्या ये खजाना यहाँ खुला पड़ा रहेगा? इसे गड्ढे में ना दबा दें? नाग ने कहा, नहीं, ये खजाना यहाँ खुला नहीं रहेगा। इसकी हिफाजत एक बड़ा जहरीला फनिया नाग यानी सांप करेगा। हाय अल्लाह, सांप? हाँ, मगर यहाँ तो मुझे कोई सांप दिखाई नहीं देता। अभी आ जाएगा, तुम आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। क्या कोई जादू करोगे तुम? जल्दी से आंखें बंद करो, वक्त बड़ा नाजुक है। लड़की ने आंखें बंद कर ली। नाग ने खामोशी की जुबान में जजीरे के सबसे खतरनाक सुरख सांप को एक तेज सिग्नल दिया और कहा, फौरन यहाँ पहुँचो और यहाँ गड्ढे के बाहर जो खजाना खुला पड़ा है उसकी हिफाजत करो, और जब तक मैं वापस ना हूँ यहाँ से मत जाना। सुरख सांप वहाँ से थोड़े फासले पर जमीन के नीचे आराम कर रहा था कि उसके जिस्म से नाग देवता के सिग्नल टकराए। वह तड़प कर उठ बैठा, तेजी से बिल में से निकलकर बाहर आया
और जिधर से नाग देवता के सिग्नल आ रहे थे उधर को दौड़ा। वो झाड़ियों में से होता हुआ खजाने की जगह पर पहुंच गया। लड़की अभी तक आंखें बंद किए खड़ी थी। नाग ने सांप को खजाने के पास कुंडली मारकर बैठते देख लिया था। उसने लड़की से कहा, अब आंखें खोल दो। जो ही लड़की ने आंखें खोली, सामने खजाने के पास एक मूंछों वाले बड़े सुरख सांप को देखा, जिसका फन बेहद डरावना था और जो बार बार अपनी 2 शाखा जुबान निकालकर फुंकार रहा था। लड़की डरकर नाग के साथ लग गई। ये तो बड़ा खौफनाक सांप है। नाग ने कहा, ये तुम्हारे खजाने की हिफाजत करेगा, अब आओ मेरे साथ। दोनों जंगल से निकलकर बाहर आ गए। लड़की ने नाग को बताया कि बदमाश डाकू के साथ ही समुद्र की दूसरी जानिब होंगे। नाग दरख्तों की कितार के साथ साथ चल रहा था। जब वो एक मोड़ घूमा तो उसने देखा कि थोड़े फासले पर समुद्र में एक बादबानी बड़ी कश्ती खड़ी थी। 2 आदमी कश्ती पर खड़े जंगल की तरफ देख रहे थे। लड़की ने घबरा कर कहा, छुप जाओ छुप जाओ, वो आदमी ऊपर खड़े देख रहे हैं। नाग का बाजू खींचकर लड़की उसे दरख्तों के पीछे ले गई। नाग ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसे दूसरी तरफ से ले जाकर जजीरे के मगरिब की जानिब निकल आया। सामने समुद्र में वो चट्टान थी जिसके शगाफ में वो अपने साथी हरमुज को छुपा आया था। हरमुज अभी तक शगाफ के अंदर छुपा बैठा था। उसने नाग को देखते ही कहा, एक धमाका हुआ था अभी अभी, वो कैसा था? क्या तोप चली थी? एक ही सांस में उसने नाग से कई सवाल कर डाले। फिर उसके साथ सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर और भी हैरान हुआ। ये कौन है? नाग ने उसे लड़की की सारी कहानी सुनाई और आखिर में कहा, तुम दोनों इसी जगह ठहरोगे, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं कश्ती लेकर यहाँ आऊँगा। इस कश्ती में हम खजाना लादकर इस बहन के जजीरे की तरफ निकल जाएंगे। लड़की ने कहा, क्या तुम अकेले इतने आदमियों का मुकाबला कर लोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। उसने सुनहरी बालों वाली लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, प्यारी बहन, मेरी फिक्र ना करो, खुदा मेरी हिफाजत करेगा। हरमुज ने पूछा, वो रात वाली खौफनाक आवाज किसकी थी? नाग ने टालते हुए कहा, ये मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। तुम हमारी इस बहन को लेकर इसी जगह रहना। वक्त कम है और काम बहुत है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर नाग शगाफ से बाहर निकलकर समुद्र किनारे रेत पर आ गया और जल्दी से भागकर सामने वाले जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। जंगल में जब नाग दूर निकल आया तो उसने उकाब का रूप बदला और उडारी मारकर दरख्तों से निकलकर ऊपर खुले आसमान में आ गया। वह समुद्र में उस जानिब आ गया जहां उसने बदमाश भालू के साथियों की बड़ी बादबानी कश्ती देखी थी। कश्ती तो समुद्र में उसी जगह खड़ी थी, मगर आदमी वहां कोई नहीं थे। जरूर वह जंगल में अपने साथी की तलाश को गए होंगे। नाग ने सोचा और दरख्तों के ऊपर जाकर जरा आगे एक चक्कर लगाया। घने दरख्तों की वजह से उसे नीचे कुछ भी दिखाई ना दिया। नाग नीचे उतर आया। नाग जमीन पर आते ही फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। उसे ख्याल आया कि उस तरफ चलना चाहिए जहां खजाने पर सांप का पहरा लगाया है, क्योंकि वो लोग अपने सरदार बदमाश की तलाश में जरूर उधर ही को गए होंगे। नाग झाड़ियों और दरख्तों की लटकती गुंजान बेलों में से गुजरता खजाने वाली जगह की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने उसे पीछे से दबोच लिया। नाग अभी संभल भी ना पाया था कि उसके सर पर कोई भारी शय जोर से लगी और वो बेहोश हो गया। ये उस बदमाश के 6 साथी डाकू थे जो खजाने में से अपना हिस्सा लेने उसके साथ इस जजीरे पर आए थे। उन्होंने बेहोश नाग को रस्सियों से दरख्त के साथ बांध दिया। इतने में उनके एक साथी ने, जो खजाने और अपने बदमाश साथी की तलाश में आगे आगे जा रहा था, दूर से आवाज दी, खजाना मिल गया। बाकी साथी भी उधर को भागे। वहां जाकर देखते हैं कि खजाना खुला पड़ा है। गड्ढे में उनके सरदार की लाश औंधी पड़ी है और सुनहरी बालों वाली लड़की गायब है। एक ने कहा, वो हमारे सरदार को मारकर भाग गई है, मगर खजाना यहाँ खुला किस लिए छोड़ गई? अरे जहन्नुम में जाए सरदार और लड़की, हम खजाना आपस में बांटते हैं। ठीक है, खजाने की दौलत बराबर बराबर तकसीम करो। वो सारे एकदम से खजाने की तरफ बढ़े तो एक ने कहा, जरा परे हटकर बैठ जाओ भाइयों, हमसे कोई खजाना छीन कर नहीं ले जाएगा, हमारी किस्मत खुल गई है, अब जरा सब्र से काम लो। दूसरा बोला, परे हटो, मैं खजाना तकसीम करता हूँ। जो ही वो खजाने के करीब आया, सुरख सांप फुंकार मारकर पत्थरों के नीचे से निकला और उसे डसकर फन उठाई वहीं लहराने लगा। वो आदमी तो तड़प कर गिरा और वहीं उसके नाक और मुंह से सबज खून जारी हो गया। बाकी साथी घबराकर परे परे हट गई, मगर इतना बड़ा खजाना भला कौन छोड़ता है। उन्होंने सांप पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। सांप पत्थरों में वापस जाकर छुप गया। अब वो खजाने की तरफ जाते डरते थे। आखिर एक आदमी ने हिम्मत की। जो ही वो खजाने के संदूक के करीब आया, इस बार सुरख सांप ने पीछे से निकलकर उसे पिंडली पर डस दिया और छुप गया। वो आदमी भी गिरा और गिरते ही मर गया। अब वहां 4 बाकी रह गए थे। उन्होंने सांप जहां छुपा था वहां पत्थरों की बारिश कर दी, लेकिन सांप जमीन के अंदर जा चुका था। उधर नाग को होश आया तो उसने अपने आप को फौरन रस्सियों से आजाद किया और खजाने की तरफ आया। वहां नक्शा ही कुछ और था। 2 आदमियों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और बाकी एक जगह पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे।
नाग सारा माजरा समझ गया। उनके करीब जाकर बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने देखा कि जिस आदमी को वो रस्सियों से बांध कर आए थे वो उनके सामने खड़ा है, तो नाग पर पत्थर बरसाने लगे। 2-3 पत्थर नाग को आकर लगे तो उसने एक लंबा सांस लिया और 1 सेकंड में जून बदली। उकाब बनकर उड़ा और दरख्तों के ऊपर मंडलाने लगा। एक जीते जागते आदमी को अपनी आंखों के सामने परिंदा बनकर उड़ता देखकर उनके तो होश गुम हो गए। पहले तो एक दूसरे का मुंह तकते रहे, फिर आसमान की तरफ मुंह उठा लिए। उकाब उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी परिंदा बन जाए? तुम्हारे सामने तो हुआ है, ये तो जादूगरी है। भागो यहाँ से, नहीं तो किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये खजाना यहीं छोड़ जाएं। जिसको जान प्यारी ना हो वो खजाना ले जाए। अभी ये लोग इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि जजीरे में एक भयानक आवाज बुलंद हुई, जिससे दरख्तों के पत्ते लरज उठे। नाग समझ गया कि यह चीख उसी डायनासोरस की है और वो अपने गार से निकल आया है। उसने गोता मारा और जिधर से आवाज आई थी उधर को लपका। डायनासोरस गार से निकलकर जंगल में आदमियों की तरफ भागा आ रहा था। उसने इंसानों की बातों की आवाज सुन ली थी और अब उनको हड़प करने चला आ रहा था। अभी वो लोग खजाने के पास ही खड़े थे कि डायनासोरस ने उन्हें जा लिया। एक ऐसा जोरदार सांस अंदर को खींचा कि उसके साथ ही 2 आदमी तिनकों की तरह उड़कर उसके हलक के अंदर चले गए। बाकियों ने जो एक भयानक अफरीत को अपने सामने और अपने 2 साथियों को उसके पेट में जाते देखा तो सर पर पांव रखकर भागे। सिर्फ 2 आदमी बाकी रह गए थे, जो दहशत के मारे ऐसे भागे और दरख्तों के ऊपर चढ़ गए, दम साधे बैठ गए कि डायनासोरस उन्हें तलाश ना कर सका। डायनासोरस पर दीवानगी सवार हो चुकी थी। उसने दरख्तों को अपनी लंबी सूंडनुमा गर्दन से पकड़कर उखाड़ना और लताड़ना शुरू कर दिया। जजीरे पर उसकी चीख धाड़ से एक क़यामत के जलजला आ गया। जमीन हिलने लगी, दरख्त लरजने लगे, जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। नाग दरख्तों के ऊपर उड़कर यह सारा खूनी ड्रामा देख रहा था। उसे अपने साथियों की फिक्र हुई। हरमुज और सुनहरी बालों वाली लड़की का क्या हाल हो रहा होगा। वो गोता मारकर समुंदर की तरफ लपका। चट्टान से कुछ दूर वो रेत पर उतरा और झट उकाब से इंसान बन गया। हरमुज और लड़की घबराकर चट्टान के शगाफ से बाहर आ गए थे। नाग को देखकर वो चीख पड़े, ये क्या हो रहा है? जजीरा जल्जले की वजह से फट जाएगा, यहाँ से भाग चलो। नाग ने उन्हें साथ लिया और समुद्र के किनारे किनारे बड़ी बादबानी कश्ती की सिमत भागा। दूर समुद्र में कश्ती उसी तरह खड़ी थी। चूंकि यह जलजला नहीं था इसलिए इसका असर समुद्र पर नहीं हो रहा था। लहरें बड़े सुकून से किनारे तक आकर वापस जा रही थी। हरमुज और लड़की को नाग ने कहा कि वो तैरकर कश्ती तक पहुंचे। और तुम कहाँ जा रही हो? हरमुज ने पूछा। नाग ने कहा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, तुम कश्ती तक पहुंचोगे तो आऊंगा। फिर उसने उन्हें बताया कि उसके ख्याल में अभी 2 दुश्मन जिंदा हैं, बाकियों को जंगल की बला ने हड़प कर लिया है। लड़की बड़ा अच्छा तैरना जानती थी, हरमुज भी तैर सकता था। उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी और जरा दूर खड़ी बादमानी कश्ती की तरफ तेजी से तैरने लगे। नाग साहिल पर खड़ा जजीरे की तरफ देख रहा था। जंगल की जानिब से डायनासोरस की वहशियाना गरज बराबर सुनाई दे रही थी। उसके पागलों की तरह हरकत करने से जमीन हिल रही थी और जंगल के अंदर दरख्तों के टूटने के तड़ाके गूंज रहे थे। ऐसा लगता था कि डायनासोरस पागल हो चुका है और अब सारे जजीरे को तहस नहस करके दम लेगा। जब हरमुज और लड़की बादबानी कश्ती के लंगर वाले रस्से की मदद से कश्ती पर सवार हो गए तो नाग भी समुद्र की लहरों में तैरता उनके पास पहुंच गया। लड़की ने घबराकर कहा, मेरा खानदानी खजाना कहाँ है? नाग ने कहा, उसे भूल जाओ और अपनी जान बचाओ। मगर लड़की ने तो ज़ारों की तरह रोना शुरू कर दिया। वो बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। हरमुज और नाग दोनों ही घबरा गए कि या खुदा, ये किस नई मुसीबत से सामना पड़ गया। नाग ने कहा, अरे बाबा, रोना धोना बंद करो, मैं जाकर ले आता हूँ तुम्हारा खजाना। फौरन ही लड़की खामोश हो गई और नाग की तरफ देखकर बोली, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम मेरे बड़े अच्छे भाई हो। वो हमारा खानदानी खजाना है। अगर वो हमारे घर वापस ना आया तो हमारा खानदान हमेशा हमेशा के लिए मुसीबतों का शिकार होकर खत्म हो जाएगा। हरमुज ने कहा, मगर तुम अकेले कैसे जाओगे? जजीरे में तो खौफनाक बला ने तूफान मचा रखा है। वो तो दरख्तों को काट काट कर फेंक रही है, तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ेगी? नाग बोला, तुम मेरी फिक्र ना करो हरमुज भाई, बस जरा कश्ती पर संभल कर रहना। 2 आदमी अभी मेरे ख्याल में जिंदा हैं, कहीं वो हमला करके लड़की को हलाक ना कर दें, क्योंकि उनके सारे साथी महज इस लड़की के खजाने की वजह से मारे जा चुके हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगा। ना जाने लड़की की हिफाजत के लिए हरमुज में इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई थी, क्योंकि वैसे तो वो बड़ा बुज़दिल था। उन लोगों को वहीं छोड़कर नाग ने कश्ती के अरशे पर से ही दरिया में छलांग लगा दी। वो जल्दी जल्दी तैरता हुआ ऊपर से होकर जजीरे के किनारे पर जाकर निकल आया। यहाँ से खजाने तक का रास्ता साफ और करीब था। नाग रेत पर से होता हुआ जंगल के दरख्तों में आ गया
अब बादबानी कश्ती उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो एक बार फिर उकाब बनकर ऊपर उठाया। डायनासोरस की गरज और चीखें कम हो गई थी। अब सिर्फ उसके थोड़ी थोड़ी देर बाद खुरखुराकर सांस लेने की वहशत अंगेज आवाजें आती थीं। नाग उड़ता उड़ता उस मुकाम पर आ गया जहां उसे खजाना उसी तरह लाशों के पास खुला पड़ा दिखाई दिया। वो नीचे उतर आया। उसने इंसानी रूप बदला और सिग्नल देकर सांप को बुलाया। सुरख सांप जमीन की तहों में जाकर बैठा हुआ था। नाग देवता का सिग्नल वसूल करते ही ऊपर आ गया। अदब से झुका और बोला, अजीम नाग, आप खैरियत से हैं ना? इस जजीरे के जिन ने बड़ा उधम मचाया है, दरख्तों के दरख्त उखाड़ कर रख दिए हैं। नाग ने कहा, और खजाना चोरों को भी निकल गया है। सुरख सांप बोला, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उन दो को तो मैंने हलाक कर दिया था, तुमने भी अच्छा किया। सुरख सांप ने पूछा, अभी तक आप जजीरे पर ही हैं? मेरा ख्याल है आप किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। ये बला किसी शय को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नाग ने कहा, मैं ये खजाना वापस लेने आया हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करता जाऊं, क्योंकि मैंने उन आदमियों को तुम पर पत्थर बरसाते देख लिया था। सुरख सांप ने झुककर कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है अजीम देवता कि आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। उनके पत्थर जमीन के ऊपर बरस रहे थे और मैं जमीन के अंदर जा चुका था। फरमाइए तो मैं खजाना उठाकर ले चलूं? नाग मुस्कुराया, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि खजाना थोड़ा थोड़ा करके कश्ती तक पहुंचाऊं। मैं खुद उसे उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब जा रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी अजीम नाग, खुदा हाफिज। सुरख सांप अदब से खुदा हाफिज कहकर जमीन के अंदर चला गया। नाग ने इधर उधर देखकर अपनी आदत के मुताबिक जब अंदाजा कर लिया कि वहां कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो वह इंसान से एकदम रीछ बन गया। काला स्याह, बालों भरा भद्दा रीछ। उसने दोनों अगले पंजों से खजाने का संदूक उठाकर सीने से लगाया और वापिस समुंदर की तरफ रवाना हो गया। खजाना इस कदर वजनी था कि एक इंसान उसे नहीं उठा सकता था। नाग रीछ बना खजाना सीने से लगाए जंगल में से गुजर रहा था। वहां भी कई जगहों पर दरख्त उखड़े पड़े थे। डायनासोरस ने उधर भी हमला किया था। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक डायनासोरस की चीख एक बार फिर बुलंद हुई। रीछ जहां था वहीं रुक गया। ना वो आगे बढ़ सकता था और ना पीछे हट सकता था। चीख की आवाज पीछे से आई थी। रीछ ने पीछे मुड़कर जो देखा तो उसे डायनासोरस का भयानक मुंह, लंबी गर्दन और 10 हाथियों के बराबर द्योहैकिल जिस्म दिखाई दिया। उसके होश गुम हो गए। रीछ बनकर भागता है तो डायनासोरस का लुकमा बन जाता है, क्योंकि वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था, और अगर उकाब बनकर अपनी जान बचाता है तो खजाना उसे वहीं फेंकना पड़ता है। रीछ इसी शशोपंज में था कि उसे डायनासोरस के सांस लेने की फुंकार सुनाई दी। इसके साथ ही उसके कदम जमीन से उखड़ने लगे और वो पीछे की जानिब अपने आप खिसकने लगा। डायनासोरस ने हमला कर दिया था और वह रीछ को सांस की मदद से खींचकर खा जाना चाहता था। नाग ने खजाना वहीं फेंका और ऐन जब वो रीछ की शक्ल में डायनासोरस के खुले हुए भयानक मुंह के पास पहुंचा तो उकाब बनकर फिड़फिड़ाकर उड़ गया और ऊपर दरख्त पर जाकर बैठ गया। एक पल के लिए डायनासोरस जैसा भारी भरकम सख्त कुंद ज़हन दरिंदा भी सोच में पड़ गया कि ये क्या से क्या हो गया। रीछ एकदम से परिंदा कैसे बन गया? मगर फौरन ही उसका दरिंदापन गालिब आ गया और उसने उस दरख्त को जोर से टक्कर मारी जिस पर उकाब बैठा था। उकाब उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा और पहले वाला दरख्त एक जबरदस्त धमाके के साथ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। डायनासोरस ने दूसरे दरख्त पर हमला कर दिया। दूसरा दरख्त भी टूटकर धमाके से गिर पड़ा। उकाब वहां से दूसरी सिमत को निकल गया। उसकी खोज में डायनासोरस वहां से दूर चला गया। जब जरा मौका मिला और डायनासोरस दूर हुआ तो उकाब लपक कर खजाने वाली जगह पर आ गया। इस बार उसने शेर का रूप बदला और खजाने का संदूक मुंह में उठाकर तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो गिरते पड़ते दरख्तों के ऊपर से छलांगे लगाता बहुत जल्द जंगल से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। बादबानी कश्ती दूसरी जानिब ओट में थी। शेर खजाने को लेकर जब उस जगह आया जहां कश्ती नजर आ जानी चाहिए थी तो वो ये देखकर धक से रह गया कि समुद्र में बादबानी कश्ती कहीं भी नहीं थी। वो यकदम से इंसान की शक्ल में आ गया। समुद्र में बादबानी कश्ती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नाग परेशान हो गया। उसने किनारे पर शुरू से आखिर तक देखा, कश्ती कहीं नहीं थी। डायनासोरस की गरजदार आवाजें करीब से करीब आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसने नाग को पहचान लिया है और अब उसको जिंदा निकल जाने के लिए उसके पीछे पीछे भागा चला रहा है। जजीरे की जमीन एक बार फिर हिलने लगी थी। नाग फौरन समझ गया कि खजाने के जो 2 चोर जिंदा बचे थे वही बादबानी कश्ती में लड़की और हरमुज को अगवा करके ले गई हैं। वो खजाना छोड़कर उकाब बनकर बादबानी कश्ती की तरफ जा सकता था, मगर वो खजाना वहां छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक उसे उस कश्ती का ख्याल आया जिसमें उन चोरों का बदमाश सरदार लड़की को बिठाकर जजीरे में लाया था। नाग को याद था कि कश्ती जरा ही दूर झाड़ियों में खड़ी थी। वो उस तरफ भागा।
कश्ती के करीब आया तो डायनासोरस कमबख्त उधर ही को आ रहा था। कश्ती भी नाग को सामने ही नजर आ रही थी। वो कश्ती की तरफ लपका कि उसे जल्दी से खींचकर किनारे पर ले आए, मगर मौत सर पर आन पहुंची थी। डायनासोरस के आंधी जैसे खौफनाक ताकत वाली सांस ने नाग को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। नाग के पांव उखड़ने लगे। उसे उस डायनासोरस पर एकदम से गुस्सा आ गया। वो अगर चाहता तो उकाब बनकर उड़ सकता था, लेकिन वो इस बार बार के उड़ने और फिर नीचे उतरकर इंसान बनने से तंग आ गया था। एक बार पहले भी ये बला उसे अपने अंदर निगल चुकी थी। अब नाग इसे जबरदस्त मजा चिखाना चाहता था। उसने आंखें बंद करके एक बहुत ही गहरा सांस खींचा और पल भर में इंसान की जगह वहां एक ऐसा हैबतनाक जमीन से 70 फुट ऊंचा 6 मंजिला बिल्डिंग जितना किंग कॉन्ग खड़ा था। डायनासोरस ने ऐसा जबरदस्त दरिंदा लाखों साल पहले भी ना देखा होगा। किंग कॉन्ग को डायनासोरस एक बिल्ली के बच्चे की तरह नजर आ रहा था। नाग को अपनी तरफ खींचने की बजाय अब वो खुद उसकी तरफ खींचा चला आ रहा था। डायनासोरस भी अपने सामने एक किंग कॉन्ग को देखकर घबरा गया और भीगी बिल्ली बनकर एक तरफ सिमट गया। फिर गर्दन सुकेड़कर पीछे हटा और एक तरफ को भागा, मगर किंग कॉन्ग यानी नाग अब उसे इतनी मोहलत नहीं दे सकता था। उसने नाग को इस जजीरे पर बहुत तंग किया था। किंग कॉन्ग ने एक चीख मारी और दोनों लंबे लंबे बाजू बढ़ाकर डायनासोरस को छोटे से रीछ के बच्चे की तरह ऊपर उठा लिया। डायनासोरस खौफ से सहमा हुआ किंग कॉन्ग की हथेली पर बैठा था। किंग कॉन्ग ने डायनासोरस को अपने सर पर से ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। उसके जमीन पर पटकने से ऐसा भयानक धमाका हुआ कि जमीन कई जगहों से फट गई और डायनासोरस उसके अंदर गुम हो गया। जमीन के अंदर दूर नीचे डायनासोरस की चीखें गूंज रही थी। किंग कॉन्ग ने अपना चट्टान जैसा पांव मारकर ऊपर से जमीन बराबर कर दी। डायनासोरस की आवाज हमेशा के लिए गुम हो गई। नाग उसी वक्त इंसान की शक्ल में आ गया। यह पहला मौका था कि वो अपनी 5000 साल जिंदगी में इतना बड़ा किंग कॉन्ग बना था, और यह भी पहला ही मौका था कि दोबारा इंसान की शक्ल में आने के बाद उसका सर चकरा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों पर इतना बोझ डाला हुआ है। डायनासोरस का मुकाबला वो किंग कॉन्ग बनकर ही कर सकता था। बहुत जल्द नाग की तबीयत संभल गई। वो कश्ती के पास आया, उसे रेत पर घसीटता खजाने के पास ले गया। खजाना उसमें रखा और कश्ती को समुद्र में धकेलकर चप्पू चलाता खुले समुद्र की तरफ रवाना हो गया। दिन की रोशनी अब कम होने लगी थी। सूरज दूर समुद्र में गुरूब हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। नाग कश्ती को खींचता बहुत जल्द जजीरे से दूर निकल गया। खजाने का संदूक उसके आगे कश्ती में पड़ा था। उसमें करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात थे, लेकिन नाग को दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जमीन के अंदर जितने भी खजाने दफन थे वो सब अगर चाहता तो निकलवा कर हासिल कर सकता था, मगर नाग दौलत से बेनियाज था। वो तो इस खजाने को सुनहरी बालों वाली लड़की तक पहुंचाना चाहता था। ये खजाना उस लड़की की खानदानी निशानी और अमानत थी। अभी नाग ने हरमुज को उसकी बीवी से मिलाना था जिस पर तिलिस्म किया गया था, और उसके बाद स्पेन जाकर अंबर और मारिया को भी तलाश करना था। इस वक्त सबसे पहला और जरूरी काम उस कश्ती का खोज लगाना था जिसमें हरमुज और सुनहरे बालों वाली लड़की सवार थी और जिसे खजाने के 2 चोरों ने अगवा कर लिया था। जजीरा काफी पीछे रह गया था। शाम के साए समुद्र में फैल गए। सूरज गरूब हो गया। फिर रात की स्याही ने समुद्र को अपनी काली चादर में ले लिया। आसमान पर बेशुमार सितारे निकल आए। नाग की कश्ती अपने आप मगरिब की तरफ समुद्री लहरों पर चली जा रही थी। लहरें बड़ी पुरसुकून थी। हवा बड़े मजे से चल रही थी। नाग कश्ती में टेक लगाए लेटा था। फिर उसने दूर समुद्र में देखने की कोशिश की कि शायद अगवाशुदा कश्ती का सफेद बादमान दिखाई दे, लेकिन समुद्र पर अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया था। नाग ने आंखें बंद कर ली। अब वह दूसरे दिन सूरज की रोशनी में कश्ती को तलाश करना चाहता था। रात नाग ने भी कभी जाकर और कभी सोकर गुजार दी। सुबह हो गई। सूरज निकल आया। समुद्र पर सुनहरी धूप फैल गई। हर तरफ रोशनी हो गई। नाग ने कश्ती में खड़े होकर गहरा सांस लिया और सफेद उकाब बनकर हवा में उड़ गया। वो समुद्र के ऊपर मगरिब की तरफ चला जा रहा था। दूर तक समुद्र खाली था, सिवाय बड़ी बड़ी समुद्री लहरों के, और कोई शय नजर नहीं आती थी। कहीं कहीं कोई शार्क मछली एक पल के लिए उछलकर लहरों से ऊपर आती और फिर वापस चली जाती। नाग उकाब की शक्ल में आगे ही आगे बढ़ता गया। अचानक उसे समुद्र में दूर सफेद सी चीज नजर आई। नाग ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वह सफेद चीज बड़ी होती गई। फिर उसने बादबान की शक्ल इख्तियार कर ली। नाग ने उसे पहचान लिया। ये वही बादबानी कश्ती थी जिसे हरमुज और सुनहरी बालों वाली लड़की समेत अगवा कर लिया गया था और जिसकी नाग को बड़ी शिद्दत से तलाश थी। थोड़ी देर में वो कश्ती के ऊपर पहुंच गया। कश्ती पर वही दोनों चोर मौजूद थे। एक बादबान की रस्सी को खींचकर बांस से बांध रहा था और दूसरा खंजर लिए बैठा नारियल काट रहा था। दोनों की शक्लें जल्लादों से मिलती जुलती थी। हरमुज और सुनहरी बालों वाली लड़की वहां कहीं नहीं थी। उकाब कश्ती के ऊपर चक्कर लगाने लगा।
एक चोर की निगाह ऊपर उठ गई। उसने सफेद उकाब को देखा तो अपने साथी से कहा, ये सफेद उकाब समंदर में कहाँ से आ गया? इधर तो ऐसा परिंदा कभी देखने में नहीं आता। दूसरा चोर नारियल काटता हुआ रुक गया और आंखें ऊपर उठाकर उकाब को तकने लगा। नाग भी देख रहा था कि वो उसे देख रही हैं। वो उड़ता उड़ता नीचे आया और बादबान के बांस पर बैठ गया। पहला चोर बोला, इसे पकड़ना चाहिए, सफेद उकाब बड़ा महंगा बिकता है। दूसरा चोर कहने लगा, मैंने तो सुना है कि जो कोई सफेद उकाब के कबाब बनाकर खा ले वो कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं तो इसके कबाब बनाकर खाऊंगा। पहले चोर ने कहा, यार पहले इसे काबू तो कर लेने दो, फिर बेशक कबाब ही बना लेंगे। नाग ने भी उनकी गुफ्तगू सुन ली थी। पहले उसका ख्याल था कि वो इन लोगों के पिंजरे में फंस जाए और फिर रात को सांप बनकर हरमुज और सुनहरी बालों वाली लड़की को तलाश करे। अब जो उसने सुना कि वो उसको ज़िबा करके उसके कबाब बनाने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो नाग ने अपना फैसला बदल लिया। दोनों चोरों ने उकाब को पकड़ने के जतन करने शुरू कर दिए। उन्होंने अरसे पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े फैला दिए, मगर नाग कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वैसे भी वो कोई जानवर थोड़ी था जो उनके फ्रेम में आ जाता। वो तो ये सोच रहा था कि लड़की और हरमुज को इन चोरों ने कहीं कत्ल तो नहीं कर दिया। वो एकदम से उड़ गया। चोर उसे देखते ही रह गए। उकाब समुंदर के ऊपर उड़ता उड़ता कश्ती से दूर निकल गया। फिर उसने समुंदर में गोता लगाया और जो ही वो पानी के साथ टकराया, उसने एकदम से समुंदर में रहने वाले पानी के सांप की शक्ल बदल ली। ये एक छोटा सा भूरे रंग का पतला सांप था जो बड़ी तेजी से लहराता हुआ समुंदर की लहरों पर तैरता कश्ती की तरफ जा रहा था। इस समुद्री सांप को कश्ती पर बैठे हुए चोर नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो लहरों के साथ लहर ही लग रहा था। कश्ती के करीब आकर समुद्री सांप ने अपना रुख कश्ती के पिछले हिस्से की तरफ मोड़ लिया। पैंदे के पास पहुंचकर समुद्री सांप उछलकर कश्ती की दीवार के साथ चिमट गया और फिर रेंगता हुआ ऊपर चढ़ गया। सांप ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा। दोनों चोरों में से कोई भी ऊपर नहीं था। ये बादबानी कश्ती आम कश्ती से बड़ी और जहाज से बहुत छोटी थी। इसके अरसे के नीचे भी एक कमरा था जहां रस्सी की सीढ़ी जाती थी। सांप अरसे पर आ गया और जंगले के साथ साथ रेंगते हुए उस जगह पहुंचा जहां एक चौकोर सुराख के ऊपर लकड़ी का तख्ता जरा सा हटा हुआ था और नीचे रस्सी की सीढ़ी लटक रही थी। सांप ने नीचे से आती आवाजों को सुनने की कोशिश की कि शायद हरमुज या सुनहरी लड़की की आवाज सुनाई दे, मगर नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद एक चोर की आवाज आई। वो कुछ खाते हुए अपने साथी चोर को पुकार रहा था, अरे इधर आओ, ये नारियल का पानी इन दोनों को पिला दो। आखिरी बार नारियल का पानी ही पी लें बेचारे। नाग का माथा ठिनका, फिर रस्सी की सीढ़ी हिलने लगी। नीचे से कोई ऊपर आ रहा था। समुद्री सांप जल्दी से अरसे के कोने में पड़े हुए रस्सों के गड्ढे के पीछे छुप गया। इतने में अरसे का तख्ता नीचे से किसी ने परे कर दिया और फिर पहले एक चोर ऊपर आया। इसके बाद हरमुज और सुनहरी बालों वाली लड़की को ऊपर लाया गया। उन दोनों के हाथ मजबूती से उनके पीछे बंधे हुए थे। आखिर में दूसरा चोर बाहर निकला। दोनों चोरों के हाथों में खामदार तेज धार वाले बड़े खंजर थे। कश्ती खुले समुद्र की बड़ी बड़ी हैबतनाक मौजों पर तैरती जा रही थी। एक चोर ने लकड़ी का एक तख्ता जंगले पर डाल दिया और फिर हरमुज और सुनहरी लड़की को उस तख्ते पर खड़ा किया और चलने का हुक्म दिया। उस तख्ते पर चलने का मतलब ये था कि 6 कदम चलने के बाद वो समुद्र में गिर जाते और बिखरी हुई समुद्री मौजें उन्हें निगल जाती। ये कैदियों को मारने का पुराना तरीका था। बहरी डाकू अपने दुश्मनों को इसी तरह हलाक किया करते थे। हरमुज बेचारी का मौत के खौफ से बुरा हाल हो रहा था। सुनहरी लड़की भी डर के मारे कांप रही थी। मौत सामने समुद्र में मुंह खोले खड़ी थी। वहां उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। दोनों चोर खंजर लिए उनके पीछे खड़े थे। अगर वो उनका हुक्म नहीं मानते तो खंजर उनके सीनों में उतर जाती हैं, और अगर तख्ते पर आगे जाते हैं तो समुद्र में खौफनाक जबड़ों वाली शार्क मछलियों का शिकार हो जाती हैं। एक चोर ने हुक्म दिया, चलो आगे चलो, मैं 10 गिनूंगा। अगर तुम समुद्र में ना कूदे तो ये तेज खंजर तुम्हारी गर्दनों में घोंप दिए जाएंगे और फिर तुम्हारी लाशें समुद्री शार्कों का तर निवाला बन जाएंगी। चोर ने गिनती शुरू कर दी। नाग समुद्री सांप के रूप में अभी तक ये सारा भयानक तमाशा देख रहा था। हरमुज सबसे आगे था। उसके पांव अभी तक तख्ते पर जमे हुए थे। सुनहरी बालों वाली लड़की उसके पीछे थी। वो भी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। चोर की गिनती 8 तक पहुंच चुकी थी। मामला बड़ा नाजुक था। नाग रस्से के गड्ढों से बाहर निकल आया। वो अरसे के तख्ते पर रेंगता हुआ उस चोर की तरफ बढ़ा जो गिनती गिन रहा था। दूसरा चोर खंजर लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था कि जो ही 10 की गिनती पूरी हो तो वो लड़की की पीठ में खंजर घोंपकर उसे हलाक कर दे और इसके बाद हरमुज को समुद्र में धक्का दे दे। गिनती 9 तक पहुंची तो समुद्री सांप गिनती करने वाले चोर के पीछे पहुंच चुका था। अभी चोर के मुंह से 10 का लफ्ज नहीं निकला था कि उसे अपनी पिंडली पर चुभन सी महसूस हुई और इसके साथ ही उसका हलक खुश्क हो गया और उसकी जुबान बंद हो गई। उसने 10 का लफ्ज बोलने की बहुत कोशिश की, मगर उसके गले से आवाज न निकल सकी।
सांप के जहर ने उसका गला बंद कर दिया था। दूसरे चोर का मुंह समुद्र की तरफ था। वो बड़ा हैरान हुआ कि उसका साथी 9 के हिस्से पर आकर क्यों रुक गया है। वो 10 का लफ्ज क्यों नहीं अदा कर रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि मामला क्या है। उसके पीछे मामला ये था कि उसका साथी खड़े खड़े पत्थर हो गया था। समुद्री सांप के जहर ने उसके जिस्म में खून को जमाकर उसके जिस्म को पत्थर की तरह सख्त बना दिया था और वो जिस हालत में खड़ा था मरने के लिए भी वैसा ही खड़ा रह गया था। दूसरे चोर ने समझा कि शायद उसका साथी सो गया है, मगर ये कैसे हो सकता था। उसने करीब जाकर अपने साथी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो धड़ाम से पत्थर के बुत की तरह अर्शे पर गिर पड़ा और पत्थर के बुत की तरह उसका जिस्म टूटकर किरची किरची हो गया। दहशत के मारे दूसरे चोर के मुंह से चीख निकल गई। उसने आज तक किसी इंसानी लाश को इस तरह टूटकर बिखरते नहीं देखा था। चोर की चीख की आवाज सुनकर हरमुज और सुनहरी लड़की ने पलटकर पीछे देखा। एक चोर की लाश टुकड़े टुकड़े होकर अर्शे पर कांच के टुकड़ों की तरह बिखरी हुई थी और दूसरा चोर फटी फटी सहमी हुई आंखों से लाश को तक रहा था। उन दोनों के हाथ बंधे थे। चोर के हाथ में अभी तक खंजर था। वो चोर की तरफ बढ़े ही थे कि वो होशियार हो गया और खंजर लहराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त भयानक मौत मर गया। जो ही वो खंजर लहराता हरमुज और लड़की की तरफ बढ़ा, समुद्री सांप यानी नाग भी हरकत में आ गया। वो गट्ठे के पीछे से उछला और छलांग लगाकर हवा में उड़ता हुआ दूसरे चोर की गर्दन से चिमट गया और 1 सेकंड में उसे भी डसा और फिर तेजी से रेंगता हुआ समुद्र में कूद गया। हरमुज और लड़की ने सांप को देख लिया था। वो पीछे हट गया। दूसरा चोर भी वैसे ही अपनी जगह पर रुक गया। उसका भी गला बंद हो गया। दौड़ने के लिए उसने एक हाथ ऊपर उठाया, एक पांव आगे बढ़ाया, मगर इसके बाद वो 1 इंच ना हिल सका। ये उसकी जिंदगी की आखिरी हरकत थी। वो पत्थर का बुत बन चुका था। हरमुज और लड़की ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे की तरफ पीठ करके उन्होंने एक दूसरे के हाथों की रस्सियां खोल डाली। ये सांप कहाँ से आ गया? हरमुज ने कहा। लड़की बोली, समुद्री सांप था, तैरकर कश्ती में आ गया होगा। खुदा ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा है। इसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। हमारे समुद्र में इस किस्म के सांप अक्सर पाए जाते हैं कि जिनके डसने से इंसान का जिस्म पत्थर बन जाता है। और फिर सुनहरी बालों वाली लड़की ने आगे बढ़कर दूसरे चोर की खड़ी लाश को जरा सा ठोका दिया। लाश अर्शे पर गिरी और अपने साथी चोर की तरह गिरते ही कांच के टुकड़ों की तरह टूट फूट कर बिखर गई। हरमुज ऐसी दहशतनाक मौत से और ज्यादा खौफजदा हो गया था। लड़की ने कहा, इस तरह खड़े रहने से क्या होगा? जल्दी से बादबान का रुख मोड़ो ताकि पीछे जजीरे पर जाकर अपने साथी नाग का पता करें। वो हमारा खजाना लिए वहीं होगा। हरमुज ने कहा, खुदा खैर करे, जजीरे पर तो खूंखार बला डायनासोरस ने तबाही मचा रखी थी। कुछ भी हो, हमें वापस जाकर नाग को लाना होगा। ये उसकी जिंदगी और हमारे खानदानी खजाने का सवाल है। जल्दी से बादबान का रुख मोड़ो। हरमुज ने कश्ती का रुख जजीरे की तरफ कर दिया। वो भी यही चाहता था कि नाग से मिला जाए, क्योंकि नाग के बगैर वो अपनी बीवी को तलाश नहीं कर सकता था। बादबानी कश्ती जजीरे की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ नाग जब सांप की शक्ल में समुद्र में गिरा तो पानी की सतह तक पहुंचते ही वह फिर से सफेद उकाब बनकर हवा में परवाज कर गया। वो वापस अपनी कश्ती में जाकर खजाना साथ लेकर हरमुज और सुनहरी लड़की से मिलना चाहता था। इस ख्याल से वो मुतमईन था कि अब समुद्र में इन लोगों को कोई खतरा नहीं। नाग समुद्र में अपनी छोटी कश्ती को तलाश कर रहा था। वो सफेद उकाब की शक्ल में समुद्र के ऊपर परवाज करता चारों तरफ तेज नजरों से तक रहा था। आखिर दूर उसे अपनी कश्ती नजर आ गई। वो समुद्र की मौजों पर बही जा रही थी। नाग कश्ती में उतर गया और फिर से इंसान की शक्ल में आकर बादबानी कश्ती की तरफ चलने लगा। दूसरी तरफ से बादबानी कश्ती भी नाग की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। आखिर दोनों एक जगह मिल गई। वो एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए। खजाने को देखकर सुनहरी लड़की खुशी से झूम उठी। खजाने के संदूक को बड़ी कश्ती पर लाता गया। छोटी कश्ती समुद्र में छोड़ दी गई। सुनहरी लड़की बादबानी कश्ती को लेकर एक दिन का सफर तय करने के बाद अपने जजीरे में आ गई। ये काफी बड़ा जजीरा था और आबादी भी काफी थी। सुनहरी लड़की नाग और हरमुज को अपने पुराने महलनुमा मकान में ले गई। वहां वो 7 रोज तक मेहमान रहे, उनकी बड़ी खिदमत की, अपने भाई से मिलाया। हरमुज की सेहत भी ठीक हो गई। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो हरमुज ने नाग से कहा कि वो अपनी बीवी की तलाश करना चाहता है, इसलिए अब उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। मैं अपनी बीवी के बगैर सख्त परेशान हूँ। तुम तो जानते हो कि वो खरतूम के जादूगर की कैद में है और उस पर जादूगर ने तिलिस्म कर रखा है। खुदा जाने वो किस साल में है। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, हम कल ही यहाँ से कूच कर जाएंगे। मैंने 1 रोज पहले सुनहरी लड़की से बात की थी। उसने बताया है कि शुमाली अफ्रीका को जाने वाला जहाज कल यहाँ से रवाना होगा। हम उसी में सफर करेंगे। हरमुज बड़ा खुश हुआ। फिर नाग से कहने लगा, भाई मैं सोचता हूँ कि अगर ऐन वक्त पर सांप आकर हमारी मदद ना करता
तो खजाने के चोरों ने हमें समुद्र में फेंक दिया था। नाग भाई, क्या समुद्री सांप कश्तियों में आ जाते हैं? मैंने तो ऐसा वाकया पहले कभी नहीं सुना। नाग उसे क्या जवाब देता, क्योंकि अभी तक नाग ने हरमुज पर अपनी खुफिया ताकत जाहिर नहीं की थी। वो जाहिर करना भी नहीं चाहता था। दूसरे रोज वो एक अरब बादबानी जहाज पर सवार हुए और शुमाली अफ्रीका की तरफ रवाना हो गए। सुनहरी बालों वाली लड़की और उसका भाई उन्हें छोड़ने बंदरगाह तक आए थे। जब तक जहाज उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, वह बंदरगाह पर ही खड़े रहे। नाग ने उनके खजाने से एक पाई तक नहीं ली थी। सुनहरी लड़की ने उसे बहुत कुछ देना चाहा था, मगर नाग की खुददारी ने गवारा न किया कि वो एक लड़की से रास्ते के अखराजात के लिए रकम ले। इसके अलावा उसके पास अभी चांदी के कुछ टुकड़े मौजूद थे। इस सारे तमाशे में नाग को अगर अफसोस था तो इस बात का कि वो तो अंबर और मारिया की तलाश में निकला था कि रास्ते में किन बलाओं से वास्ता पड़ गया। लेकिन इसके साथ खुश भी था कि चलो मेरी वजह से अल्लाह ताला ने दो इंसानों को नई जिंदगी दी। अगर मैं किसी न किसी तरह उस जजीरे में ना पहुंचता तो हरमुज और लड़की दोनों खत्म हो चुके होते। अब उसे एक ही सोच थी कि वो जल्द अज जल्द हरमुज की बीवी को जादू के तलीसम से आज़ाद करवाए और अंबर मारिया की तलाश में स्पेन चला जाए। अरब समुद्री जहाज बड़े सुकून के साथ शुमाली अफ्रीका की तरफ सफर कर रहा था। जहाज में ज्यादातर अफ्रीका के हबशी मुसाफिर थे, कुछ अरब और मिस्री मुसलमान भी थे। ये मुसलमान ताजरों का जहाज था और मुसाफिर भी ज्यादा मुसलमान थे। सुबह शाम जहाज पर अजान दी जाती और मुसलमान नमाज पढ़ते। नाग भी मुसलमान हो चुका था और उसने 1000 पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए वो भी उनके साथ ही नमाज अदा करता। हरमुज पारसी था, वो अपने तरीके पर इबादत करता। जजीरे से अफ्रीका के साहिल तक का फासला ज्यादा लंबा नहीं था। समुद्री जहाज छठे रोज शुमाली अफ्रीका की बंदरगाह से जा लगा। यहाँ से वो खरतूम के शहर की जानिब रवाना हो गया। आज से 200 बरस पहले खरतूम का शहर इस्लामी तहजीब का मरकज था और मुसलमान ताजिर यहाँ सौदागरी करने दूर दूर से आते थे। ईसाई, पारसी और दूसरे मजहबों के लोग भी यहाँ आते थे। बड़ा साफ सुथरा, गुंजान और खूबसूरत मशरकी शहर था। हबशी मुसलमान बड़े मेहनती और दयानतदार थे। हरमुज और नाग एक सराय में जाकर ठहर गए। अब उन्हें उस जादूगर को ढूंढना था जो खरतूम शहर में कहीं एक सौदागर के भेष में रहता था और जिसने हरमुज की बीवी पर तलीसम करके उसे कैद कर रखा था। 2-3 रोज दोनों खरतूम शहर की आवारागर्दी करते रहे। उन्होंने ऐसे जादूगर का हर जगह पता किया जो जादू भी जानता था, लेकिन किसी ने कुछ ना बताया। किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। चौथे रोज नाग ने हरमुज से कहा, तुम सराय में ठहरो, मैं शहर से बाहर की बस्ती में जाकर सुराग रिसानी करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हरमुज ने कहा, अभी तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं, पहले मुझे पता लगा लेने दो। सुबह सुबह नाग खरतूम शहर से दूर एक बस्ती में चला गया। यहाँ कुछ ऐसे अमीर हबशी रहते थे जिनके फलों के बागात थे। नाग एक बाग में आ गया और सोडानी मजदूर से कहा कि वो भी मिस्र का रहने वाला अरब है और यहाँ काम की तलाश में आया है। सोडानी मजदूर ने कहा, तुम शक्लो सूरत से अच्छे खानदान के लगते हो, यहाँ की सख्त मजदूरी तुमसे नहीं हो सकेगी। नाग बोला, फिर क्या करूं, मैं कोई काम करके रोजी कमाना चाहता हूँ। सोडानी मजदूर ने कहा, तुम सामने वाली पहाड़ी की झील की तरफ जाओ, वहाँ एक सोडानी अमीर का महल है। उसका हीरे जवाहरात का कारोबार है और उसके महल में बड़े मुलाजिम काम करते हैं। शायद तुम्हें भी वहाँ कोई अच्छा सा काम मिल जाए। नाग ने यूं ही पूछ लिया, क्या उस सोडानी अमीर के पास कोई जादूगर भी रहता है? सोडानी मजदूर ने कहा, आहिस्ता बात करो। क्यों, क्या बात है भाई? नाग ने सरगोशी में कहा। सोडानी मजदूर बोला, बात यह है कि उस सोडानी अमीर की शोहरत सोडान में अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि वो बड़ा जबरदस्त जादूगर है और उसके पास कोकाफ से जिन और चुड़ैलें आती हैं। बस नाग के लिए इतनी ही मालूमात काफी थी। अब तो वो सोडानी अमीर के महल में उड़कर पहुंचना चाहता था। उसने सोडानी मजदूर से कहा, नहीं भाई, मैं ऐसे जादूगर के पास मुलाजमत नहीं कर सकता, तो फिर मैं अपने यहाँ ही तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं भाई शुक्रिया, मैंने इरादा बदल लिया है, अब मैं कोई और काम करूँगा। और ये कहकर नाग वहाँ से चल दिया। वो सीधा वापस सराय में आया और हरमुज को सारी बात बताकर बोला, मुझे यकीन है कि यही वो जादूगर है जिसके कब्जे में तुम्हारी बीवी है। हरमुज ने बेताब होकर कहा, खुदा के लिए मेरी बीवी को उस जादूगर की कैद से रिहाई दिलाओ, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हरमुज भाई सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, मैं इसी काम के लिए तो इतनी तकलीफें उठाकर यहाँ आया हूँ, लेकिन हमें बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अपनी बीवी का सुनकर उसका सुराग मिल गया है। हरमुज बेचैन हो गया था, मगर नाग उसे साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो पहले खुद जाकर हालात को देखना चाहता था और ये तसल्ली भी कर लेना चाहता था कि हरमुज की बीवी वहाँ अगर है तो किस हाल में है और उसकी किस तरीके से मदद की जा सकती है। उसने हरमुज से कहा, नहीं भाई, तुम्हें मेरे साथ जाने की अभी जरूरत नहीं,
पहले मुझे अकेला वहां जाकर हालात का जायजा लेने दो। हरमुज ने खदशा जाहिर किया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जायजा लेते रह जाओ और वो जादूगर मेरी बीवी को किसी दूसरी जगह पहुंचा दे। नाग बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम भला एक जादूगर का मुकाबला कैसे कर सकोगे, ये तुम नहीं जानते। मैं किस तरह से एक जादूगर का मुकाबला कर सकूंगा? क्या मैंने जजीरे में इतनी खौफनाक बला डायनासोरस का अकेले मुकाबला नहीं किया? हाँ, ये तो है। हरमुज शर्मसार होकर बोला, तो फिर मैं उस जादूगर का मुकाबला भी कर लूंगा। इंसान के दिमाग में अकल होनी जरूरी है, फिर वो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता है। अब मैं जाता हूँ, तुम इसी सराय में रहकर मेरा इंतजार करना। खबरदार, यहाँ से हरगिज किसी दूसरी जगह मत जाना। नहीं नाग भाई, मैं इसी सराय में रहूंगा। नाग ने जाते जाते सराय के हबशी मालिक को कह दिया कि उसका भाई हरमुज सराय में रहेगा। उसे जिस चीज की जरूरत हो फौरी मुहैया कर दी जाए। उसकी सारी रकम मैं खुद अदा करूंगा। नाग ने सराय के मालिक को चांदी का एक कीमती टुकड़ा पेशगी भी दिया। सराय वाला बड़ा खुश हुआ, बोला, जनाब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके भाई को यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सोडानी ताजर जादूगर का छोटा सा पुरस्कार महल पहाड़ियों में शहर से बाहर झील किनारे वाक़ था। नाग एक ऐसे गरीबुल वतन नौजवान के भेष में वहां गया जिसको नौकरी की तलाश थी। महल के इर्द गिर्द पुराने शाही महल की तरह एक गहरी खाई बनाई गई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। महल के दरवाजे तक एक पुल अबूर करके जाना पड़ता था जो खाई के ऊपर बनाया गया था। दरवाजे पर दाएं बाएं दो हबशी गुलाम पहरा दे रहे थे। पुल से होकर नाग दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार हबशी ने पूछा कि वो कौन है और किससे मिलना चाहता है। नाग ने कहा, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, कभी अपने बाप के साथ सौदागरी करता था। हमारा तिजारत के माल से लदा हुआ जहाज समुद्र में गर्क हो गया। मेरा बाप भी समुद्र में डूब गया। अब मैं दुनिया में अकेला हूँ। चाहता हूँ यहाँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो जिंदगी के दिन पूरे कर लूँ। हबशी पहरेदार ने दूसरे पहरेदार को देखा, क्या ख्याल है? दूसरे पहरेदार ने कहा कि इसे महल के दारोगे तक पहुंचा दिया जाए, शायद बेचारे को कोई काम मिल जाए। पहरेदार ने एक नौकर नाग के साथ कर दिया। महल के दारोगे की बारादरी महल के बाग के कोने में थी। वो अपनी बारादरी में तय खाने की सीढ़ियों के करीब आराम कुर्सी पर बैठा था और दो हबशी नौकर उसकी पिंडलियां दबा रहे थे। कौन हो तुम? उसने नाग को देखते ही रोब से पूछा। नाग ने बड़े अदब और आजिजी से सलाम किया और सारा हाल बयान किया। दारोगे ने कहा, जाओ माल गोदाम में जाकर माल की बोरियां दुरुस्त करो। शुक्रिया जनाब। नाग ने झुककर शुक्रिया अदा किया और नौकर उसे माल गोदाम में ले आया। तुम खुशकिस्मत हो जो दारोगे ने तुम्हें काम दे दिया, नहीं तो वो किसी को यहाँ नहीं लगने देता। माल गोदाम काली मिर्च और इलायची की बोरियों से भरा हुआ था। दूसरी तरफ खुश्क फलों के ढेर लगे थे। नाग दिन भर यहाँ काम करता रहा। रात को वो अपने घर वालों से मिलने का बहाना करके शहर में हरमुज के पास आया और उसे सारा माजरा बयान किया। मैं 2-1 रोज में तुम्हारी बीवी ताज का पता लगा लूंगा, तुम फिक्र न करना। रात नाग ने सोडानी जादूगर के महल के नौकर खाने में बसर की। उसके दिल में ख्याल आया कि आधी रात को चोरी चोरी महल का चक्कर लगाए और हालात मालूम करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ सोचकर उसने ऐसा ना किया और सो गया। सुबह उठकर उसने दूसरे नौकरों के साथ नाश्ता किया और काम शुरू कर दिया। गोदाम में उसके साथ एक मिस्री मुसलमान मजदूर भी काम कर रहा था। नाग ने उससे बातें शुरू कर दी। वो जादू और टूने की बातें करने लगा। मिस्री मजदूर ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस महल में जादू की बात करने की मनाही है। अगर नौकरी अजीज है तो आइंदा कभी जादू टूने की बात ना करना। नाग खामोश हो गया। खुदा जाने कहीं ये ही सोडानी जादूगर का जासूस हो। सिर्फ एक सवाल का जवाब नाग के पास नहीं था कि इतने अमीर सौदागर को क्या पड़ी है कि वो जादू टूने और तिलिस्म के पीछे भागता फिरे और फिर एक औरत पर तिलिस्म करके उसे घर में डाल ले। इस सवाल का वो खोज लगाना चाहता था। हरमुज की बीवी भी उसे नौकरानियों और कनीजों में अभी तक दिखाई नहीं दी थी। वो किसी से उसके बारे में पूछना भी नहीं चाहता था कि कहीं किसी को उस पर शक ना पड़ जाए। इत्तेफाक से वहां एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से नाग को सौदागर के करीब जाने का बड़ा कीमती मौका मिल गया। सोडान के पहाड़ी इलाके में बड़े जहरीले सांप होते हैं। सोडानी सौदागर की बेटी महल के बाग में शाम के वक्त सैर करते करते नदी की झाड़ियों के पास गई तो अचानक एक काले सांप ने उसकी पिंडली पर डस दिया। महल में शोर मच गया। सौदागर ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए लाख जतन किए, तिलिस्म किया, दम छाड़ा किया, मगर बेटी की हालत खराब होती गई। नाग ने जब सुना कि सौदागर की बेटी को सांप ने डस दिया है तो वो दारोगे के पास जाकर कहने लगा, मुझे सौदागर के पास ले चलो, मैं उसकी बेटी का इलाज करूंगा। मुझे सांप के कांटे का मंत्र आता है, डूबते को तिनके का सहारा। दारोगा अपनी शान बनाने की खातिर नाग को सौदागर की शाही ख्वाबगाह में ले गया। बड़े बड़े कीमती कालीन बिछे थे, मखमल के पर्दे लटक रहे थे। सौदागर परेशान बैठा था।
पलंग पर उसकी बेटी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। नाग ने करीब जाकर लड़की को देखा। ये अफ्रीका के सबज सांप का जहर था जो उसके जिस्म में पूरी तरह फैल चुका था। सौदागर ने नाग की तरफ कोई तवज्जो ना दी। भला जहां उसका जादू तिलिस्म और हर किस्म का इलाज नाकाम रहा हो, वहां एक मामूली नौकर क्या कर सकता था। सौदागर की आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी के सराहने उदास बैठा था। नाग ने कहा, गम ना करें, खुदा से दुआ मांगे, मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ। सौदागर ने नाग की तरफ आंसू भरी आंखें उठाकर कहा, तुम क्या कर लोगे बेटा, अब काम खत्म हो चुका है। नाग ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, सिर्फ इतना कहा, आप जरा पलंग से परे हटकर बैठ जाएं, क्योंकि मैं एक मंत्र पढ़ने लगा हूँ। मंत्र पढ़ने से क्या कोई जिन आएगा यहाँ? जिन तो नहीं आएगा, लेकिन वो सांप जरूर आएगा जिसने आपकी बेटी को काटा है। इस जवाब पर सौदागर हैरान होकर नाग को तकने लगा। वो सांप यहाँ आकर क्या करेगा? नाग ने कहा, आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे, सिर्फ आप जरा परे हटकर बैठ जाएं। सौदागर पलंग से हटकर बैठ गया। नाग ने आंखें बंद करके उस सांप को खामोश आवाज से सिग्नल दिया जिसने लड़की को डसा था। ये सबज जहरीला सांप सौदागर की बेटी को डसने के बाद बड़े मजे से बाग की झाड़ियों में आराम कर रहा था कि उसके जिस्म से एक सिग्नल टकराया। ऐसे सिग्नल सालों बाद कहीं मिला करते हैं। सबज सांप जल्दी से उठकर बैठ गया। नाग उसे कह रहा था, फौरन मेरे पास आ जाओ। सबज सांप की भला ये मजाल कहाँ थी कि अजीम नाग देवता के हुक्म को टाल सकता। बिजली की तरह उठा और झाड़ियों से निकलकर सौदागर के महल की तरफ चल पड़ा। सौदागर चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी और उसकी आखिरी सांस चल रही थी। नाग उसके सराहने आंखें खोले खामोश खड़ा था। इतने में सौदागर ने एक फुंकार की आवाज सुनी। यह सांप की फुंकार थी। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। खौफ से वो सहम सा गया। ख्वाबगाह में शमादान रोशन थी। हर शय साफ नजर आ रही थी। क्या देखता है कि एक सब्ज रंग का 5 फुट लंबा सांप दरवाजे की दहलीज पर से होकर अंदर आ रहा है। सौदागर दहशत ज़दा हो गया। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता नाग के कदमों के करीब आकर कुंडली मारकर बैठ गया और सर झुकाकर बोला, मैं जानता हूँ आपने मुझे किस लिए बुलाया है अजीम नाग। नाग ने खामोश आवाज में कहा, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस लड़की के जिस्म में डाला हुआ अपना सारा जहर वापस ले लो। जो हुक्म हुजूर। और सांप रेंगता रेंगता पलंग पर चढ़ गया। फिर उसने दम तोड़ती लड़की की पिंडली पर उस जगह मुंह रख दिया जहां उसे डसा गया था। लड़की का बाप और 2 कनीजें सहमी खड़ी ये अजीबोगरीब तमाशा देख रही थी। सांप ने लड़की के जिस्म से जहर निकालना शुरू कर दिया। जब लड़की के बदन से सारा जहर निकल गया तो लड़की ने आंखें खोल दी और अपने बाप की तरफ मुस्कुराकर देखा। बाप ने बेटी को गले लगा लिया और खुशी के आंसू रोने लगा। सांप नाग के हुक्म से वापस जा चुका था। लड़की के बाप ने नाग से कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, बोलो क्या चाहती हो। नाग ने कहा, मैं क्या चाहता हूँ ये मैं तन्हाई में आपको बताना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। और सौदागर नाग को साथ लेकर बाहर बालकनी में आ गया जिसके नीचे संतरों के बाग दूर तक फैले हुए थे। यहाँ आकर सौदागर ने पूछा, आप बताओ तुम क्या इनाम चाहते हो। नाग ने कहा, मैंने सुना है कि एक शामी औरत जिसका नाम ताज है और जो हरमुस की बीवी है तुम्हारे पास है और तुमने उस पर तिलिस्म कर रखा है। बस मुझे वो औरत चाहिए ताकि मैं उसे उसके खामंद के हवाले करके आगे रवाना हो सकूं। सोडानी सौदागर का रंग उतर गया। वो सर झुकाए कुछ देर समुद्र की लहरों को तकता रहा। फिर बोला, हरमुस की बीवी मेरे पास थी। मैंने उसे 1000 अशरफियां देकर खरीदा था, लेकिन कोकला जादूगर उसे मुझसे ले गया। उसने कहा था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है और मैंने तुमसे इनाम का वादा किया था। अब खुदा जाने कोकला जादूगर मेरा क्या हशर करे। नाग ने पूछा, कोकला जादूगर कहाँ रहता है। सौदागर बोला, यहाँ से दूर जंगल में गार है, वो उस गार के अंदर रहता है। मगर मैं तुम्हें नसीहत करूंगा कि तुम वहां मत जाना। वो बड़ा जबरदस्त जादूगर है और इंसान को एक पल में जमीन के अंदर गर्क कर देता है। उससे अफ्रीका के सारे जादूगर डरते हैं। नाग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं कोकला जादूगर की तलाश में जाता हूँ और हाँ, तुम बेफिक्र रहना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इंशाअल्लाह उसे हलाक करके और हरमुस की बीवी को वापस लेकर आऊंगा। सौदागर ने खुश्क सहमी हुई आवाज में कहा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। दूसरे रोज नाग ने हरमुस को जाकर सारी कहानी सुनाई और कहा कि अब वो कोकला जादूगर से उसकी बीवी को आजाद कराने जा रहा है। हरमुस परेशान हो गया। नाग भाई, क्या तुम इतने बड़े जादूगर का मुकाबला कर सकोगे। नाग मुस्कुराया, कोशिश करूंगा। दोपहर के बाद नाग कोकला जादूगर की गार की तरफ रवाना हो गया। सोडान के जंगल और मैदान बड़े गर्म थे, धूप बड़ी तेज थी। नाग ने यह रास्ता कुछ पैदल तय किया और फिर वह सफेद उकाब बनकर उड़ने लगा। सौदागर की बताई हुई निशानियां उसे रास्ते में मिल रही थी। फिर दूर उसे एक पहाड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर एक मखरूती चट्टान उभरी हुई थी। सौदागर ने कहा था कि इसी मखरूती चट्टान वाले पहाड़ के नीचे जादूगर कोकला का गार है।
नाग उस पहाड़ के करीब वादी में उतर गया जहाँ सब्जा कम और पत्थर ज्यादा बिखरे हुए थे। जगह जगह नोकीली चट्टानें खड़ी थी। धूप और हवस बहुत ज्यादा था। नाग एक कच्ची पगडंडी पर पहाड़ की तरफ जा रहा था कि अचानक झाड़ियों में से एक सफेद सांप निकलकर नाग के सामने ताजीम से खड़ा हो गया। उस सांप के सर पर छोटा सा ताज था। वो उस इलाके के सांपों का बादशाह था। नाग ने उससे पूछा, तुम किस लिए आए हो? सांपों के बादशाह सफेद सांप ने अर्ज की, मुकद्दस नाग देवता, मैं जानता हूँ आप कोकला जादूगर से मुकाबला करने जा रही हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या मदद करोगे? सफेद सांप बोला, मुकद्दस नाग, आप कोकला जादूगर की ताकत को नहीं जानते। वो बड़ा खतरनाक जादूगर है। मैं आपकी खिदमत में एक मोहरा पेश करना चाहता हूँ। उस मोहरे को आप मुंह में रख लेंगे तो गायब हो जाएंगे। यह हमारे खानदान में हजारों साल से चला रहा है। इस तरह से आप पर कोकला जादूगर के जादू का असर नहीं होगा। नाग सफेद सांप को देख रहा था। सांप ने अपने सर को झटका तो उसके ताज में से नीले रंग का एक जगमगाता हुआ हीरा नीचे गिर पड़ा। अजीम नाग, ये वो मोहरा है। इसे उठाकर अपने पास रख लीजिए। जब जरूरत हो इसे अपने मुंह में डाल लें, आप गायब हो जाएंगे। नाग ने मुस्कुराकर सफेद सांप का शुक्रिया अदा किया और मोहरा उठाकर जेब में रख लिया। सफेद सांप सलाम करके वापस चला गया। नाग आगे रवाना हुआ। पहाड़ का वो गार अब बिल्कुल सामने आ गया था जिसके अंदर कोकला जादूगर रहता था और हरमुज की बीवी कैद थी। नाग ने देखा कि गार के मुंह से दो हबशी बाहर निकले हैं। उनकी नजर नाग पर पड़ी तो वहीं रुककर नाग को तकने लगे कि ये शख्स इधर कहाँ चला रहा है। नाग उनके करीब आ गया और बोला, मैं जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि शहर को कौन सा रास्ता जाता है? दोनों हबशी जादूगर कोकला के शागिर्द और गुलाम थे। उन्हें हुक्म था कि इस इलाके में अगर किसी इंसान को देखें तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आएं। उन्होंने मुस्कुराकर नाग से कहा, भाई अंदर आ जाओ, कुछ देर आराम करो, हम फिर तुम्हारे साथ एक आदमी कर देंगे जो तुम्हें शहर पहुंचाएगा। नाग खुद भी यही चाहता था कि किसी तरह से गार के अंदर जाए और वहां के हालात मालूम करे। वो उन दोनों हबशी जादूगरों के साथ गार में दाखिल हो गया। गार में हल्का हल्का अंधेरा था। आगे दीवार के साथ एक जगह मशाल जल रही थी जिसकी वजह से रोशनी थी। फिजा में हबस और मुर्दा लाशों और मुश्क काफूर की बू फैली हुई थी। वो नाग को एक चबूतरे के पास ले जाकर बोले, भाई तुम यहाँ आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं। नाग समझ गया था कि उसके साथ गहरी साजिश हो रही है, लेकिन वो चाहता था कि जो कुछ होना है हो जाए ताकि ये लोग खुलकर सामने आ जाएं। दोनों हबशी गार के अंदर एक शगाफ में दाखिल हो गए। उनके जाने के बाद नाग ने सोचा कि गायब होकर पता करना चाहिए ये लोग कहाँ गए हैं। उसने झट जेब से मोहरा निकालकर मुंह में रख लिया और गायब हो गया। अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। गायब होते ही वो भी उस शगाफ में दाखिल हो गया जहाँ पहले दोनों हबशी गए थे। पहले तो अंधेरा आ गया, फिर रोशनी हो गई। उसके सामने एक गोल कमरा था जहाँ जमीन पर शेर की खालें बिछी थी। एक तख्त पर कोकला जादूगर बैठा था और एक काली बिल्ली उसकी गोद में थी जिसकी आंखें इंसानों जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी औरत की खूबसूरत आंखें हों। कोकला जादूगर का सर बहुत बड़ा था और आंखें सुर्ख थीं। वह तख्त पर बैठा इंसानी आंखों वाली बिल्ली के सर पर हाथ फेर रहा था। उसके नौकरों ने जब उसे बताया कि एक इंसान को वो घेर कर अंदर ले आए हैं तो वो खुशी से मुस्कुराया। उसके चौड़े नथने जो गैंडे की तरह थे फैल गए। शाबाश, उसे मंत्र पढ़कर बेहोश कर दो और फिर उसका सर काटकर मेरे पास लाओ ताकि मैं उसकी खोपड़ी तोड़कर उसका भेजा खुद भी खाऊं और काली बिल्ली को भी खिलाऊं। दोनों नौकर जादूगर सर झुकाकर वापस हो गए। नाग अभी तक वहीं खड़ा था। कोकला जादूगर का तिलिस्म भी उसे नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद दोनों नौकर घबराए हुए अंदर आए और कहा कि जिस इंसान को वो अंदर लाए थे वो गायब है। कोकला जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो उठ खड़ा हुआ और गरजा, उसे तलाश करो, जाओ। वो खुद भी बाहर निकल गया। नाग भी उसके पीछे पीछे गया। कोकला गार के एक शगाफ में घुस गया। वो जादू के जरिए मालूम करना चाहता था कि उसका शिकार कहाँ और किस जगह पर है। शिगाफ के अंदर एक गुफा थी जहाँ एक इंसानी ढांचा दीवार के साथ लगा खड़ा था। कोकला जादूगर ने इंसानी ढांचे की खोपड़ी पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पूछा, मेरा शिकार कहाँ है? खोपड़ी के होंठों की हड्डियां हिली और बोली, मैं उसे इसी गार में महसूस कर रहा हूँ मगर देख नहीं सकता। क्या कहा? क्या वो कोई गैपी इंसान है? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो कोई तुमसे भी बड़ा जादूगर है। कोकला परेशान हो गया। फिर गुस्से की हालत में उसने इंसानी ढांचे की खोपड़ी पर जोर से मुक्का मारा और बिल्ली को बगल में दबाए बाहर निकल आया। नाग दूसरी कोठरी में गया तो वहां एक नौकर जादूगर उसे तलाश करता फिर रहा था। नाग ने पीछे से जाकर उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। नौकर ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे उसे कोई इंसान नजर न आया, लेकिन अपनी गर्दन पर इंसान का हाथ वो उसी तरह महसूस कर रहा था। वो घबरा गया। नाग बोला, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अगर ना दिया तो मैं अपने तिलिस्म की मदद से
तुम्हें इसी जगह जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मैं तुम्हारे जादूगर कोकला से बड़ा जादूगर हूँ। अब बताओ कि ताज नाम की जिस औरत को कोकला ने अगवा किया हुआ है वो कहाँ है? नौकर जादूगर समझ गया था कि ये कोई बड़ी जबरदस्त ताकत वाला जिन भूत है और अगर उसने उसके सवाल का सही जवाब ना दिया तो वो उसे भस्म कर देगा। फिर उसे दौलत का लालच भी आ गया। ये कहने लगा, उस औरत का नाम ताज है और कोकला ने उसे काली बिल्ली बनाकर अपने पास रखा हुआ है। नाग ने पूछा, अब वो किस तरीके से दोबारा इंसान बन सकती है? नौकर जादूगर बोला, इसका एक ही तरीका है कि कोकला जादूगर की खोपड़ी का मगज काली बिल्ली को खिलाया जाए, जो कि एक नामुमकिन बात है। नाग ने कहा, ठीक है, जाओ इस गार से बाहर जंगल में जाकर मेरा इंतजार करो। अगर तुम्हारी इतला सच्ची हुई तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। नौकर जादूगर बाहर जाने ही लगा था कि कोकला जादूगर की आवाज गूंजी, तुम मुझे धोखा देकर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। और दूसरे लम्हे कोकला ने एक ऐसा मंत्र पढ़कर नौकर पर फूंका कि उसके सारे जिस्म में आग लग गई और वह भस्म होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कोकला ने बुलंद आवाज में कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? नाग ने कोई जवाब ना दिया क्योंकि बिल्ली उसके पास नहीं थी और नाग नहीं चाहता था कि वो बिल्ली को नुकसान पहुंचाए। कोकला बिफर कर चक्कर लगा रहा था। उसने अपने सारे मंत्र पढ़ कर फूंके कि शायद नाग जो गायब है उसे दिखाई दे जाए, लेकिन नाग वो ना देख सका। कोकला ने अपने सारे जादूगर शागिर्दों को जमा करके कहा, कोई जबरदस्त जिन मेरी कनीज काली बिल्ली की तलाश में यहाँ आ गया है, उसकी तरफ से खबरदार रहना। और जहाँ मैंने बिल्ली को छुपा दिया है उसकी किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि उस बिल्ली में मेरी जान है। सारे जादूगर गार में इधर उधर पहरा देने लगे। नाग वहीं चल फिरकर बिल्ली को तलाश कर रहा था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी, अगर वह सांप बनकर एक खास किस्म की बू छोड़े तो बिल्ली जहां कहीं भी होगी एक बार जरूर उस बू पर गुर्राएगी। नाग गार की उस तरफ चला गया जहां अंधेरा था। यहाँ वो सांप के रूप में आया और खास बू मुंह से खारिज की। इसके साथ ही उसे बिल्ली के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जैसे जमीन के अंदर से आ रही थी। नाग झट से सांप से इंसान बनकर गायब हो गया। उसे ख्याल आया कि जहाँ कोकला जादूगर बैठा हुआ था वहां सीढ़ियां नीचे जाती थी। जरूर बिल्ली चबूतरे के नीचे किसी तय खाने में कैद है। वो बड़े कमरे में आ गया। तख्त पर कोकला नहीं था। गार में जाती सीढ़ियों पर एक हबशी पहरा दे रहा था। नाग के लिए उसे वहां से हटाना कुछ मुश्किल नहीं था। नाग गायब था। वो हबशी के करीब चला गया और फिर उसके हाथ से नेजा छीनकर परे फेंका और कहा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें हड़प कर जाऊंगा। हबशी पहले ही जिनका सुनकर डरा हुआ था। वो तो सर पर पांव रखकर वहां से भाग गया। नाग कैद खाने में उतर गया। यहाँ अंधेरा था। उस अंधेरे में बिल्ली की इंसानी आंखें चमक रही थी। नाग बिल्ली के पास आया तो वो गुर्राने लगी। नाग ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उठाकर कमीज के अंदर छुपा लिया। अब बिल्ली भी नाग के साथ ही गायब हो गई थी। नाग उसे लेकर तय खाने से बाहर निकल आया। कोकला को अपने जादू के जोर से पता चल गया कि काली बिल्ली गैबी जिन के कब्जे में आ गई है। वो अब तो बेहद घबराया। उसे मालूम था कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि गैबी जिन बिल्ली को फिर से इंसान बनाने के लिए उसकी खोपड़ी जरूर तोड़ डालेगा। उधर नाग को भी कोकला जादूगर की तलाश थी। दोनों एक दूसरे के पीछे थे। कोकला ने अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींचा और सबसे अंधेरी कोठरी में जाकर बैठ गया। नाग तलाश करता करता वहां जा पहुंचा। कोठरी के बाहर दायरे की लकीर थी और कोठरी का दरवाजा बंद था। नाग ने वो लकीर अबूर की तो बिल्ली ने जोर से चीख मार दी। नाग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बिल्ली की चीख की आवाज कोठरी के अंदर छुपे कोकला जादूगर ने सुनी तो उसकी जान ही निकल गई। एक बात वो समझ गया था कि ये जो कोई भी गैबी इंसान या जिन है वो उससे ज्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि वो उससे खौफजदा था और अपनी जान बचाने की फिक्र में था। अब उसने जो बिल्ली की आवाज सुनी तो कांप उठा। समझ गया कि गैबी जिन उसकी कोठरी के बाहर पहुंच चुका है। कोकला ने अपने कबीले के एक बहुत बड़े जादूगर की रूह को मंत्र फूंक कर बुलाया और गिड़गिड़ा कर कहा, सामने की कसम, मैं बड़ी सख्त मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, मुझे इस खौफनाक जिन से बचाओ। जादूगर की रूह ने कहा, कोकला, अफसोस कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी मौत सामने दिखाई दे रही है। कोकला जादूगर ने चीख कर कहा, तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। रूह गायब हो गई। नाग वहीं खड़ा था। उसने बिल्ली के मुंह पर से हाथ उठा लिया। बिल्ली गुर्राई। उसकी आवाज सुनकर कोकला पर वहशत सवार हो गई। वो इधर से उधर जान बचाने के लिए भागने लगा। उसे जितने जादू के मंत्र याद थे सारे पढ़ पढ़ कर फूंक दिए, मगर नाग पर किसी का असर न हुआ। बिल्ली एक बार फिर गुर्राई। कोकला बाहर को भागा। नाग ने कहा, तुम बचकर ना जा सकोगे, इस बिल्ली को तुम्हारी खोपड़ी के मगज की जरूरत है। नाग हवा में तैरता कोकला जादूगर के साथ साथ जा रहा था। कोकला गार से बाहर धूप में आ गया। उसने पहाड़ी ढलान पर दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। उधर एक दरिया बह रहा था जिसका पानी बरसात की वजह से सुर्ख था, जैसे खून बह रहा हो। नाग कोकला के सर के ऊपर उड़ा, उसके साथ जा रहा था।
बिल्ली बार बार गुर्रा रही थी। बिल्ली की आवाज कोकला के जिस्म को बेबस कर रही थी, जैसे उसके जिस्म से जान निकली जा रही थी। नाग ने आगे जाकर एक भारी पत्थर कोकला जादूगर की तरफ लुढ़का दिया। वो उसे ठोकर खाकर गिर पड़ा। जल्दी से उठा, दरिया की तरफ भागा। दरिया चढ़ा हुआ था। उसका ख्याल था कि वो दरिया पार करके फरार हो जाएगा, लेकिन नाग भला उसे कब भागने की इजाजत दे सकता था। वो मौके की तलाश में था। जो ही कोकला जादूगर दरिया के किनारे पहुंचा और चाहता था छलांग लगा दे कि नाग ने उसे गर्दन से पकड़कर पीछे खींच लिया। कोकला ने एक कलाबाजी खाई और दूसरी तरफ को दौड़ा। नाग सांप की शक्ल में आने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इस तरह उस पर जादू का असर हो सकता था। नाग हवा में गोता लगाकर कोकला पर एक उकाब की तरह झपटा और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। कोकला बुरी तरह टांगे हिला रहा था। नाग उसे लेकर पहाड़ से भी ऊपर फिजा में बुलंद हो गया। फिर उसने कोकला को नोकीली चट्टानों के ऊपर फेंक दिया। इंसानों की खोपड़ियां काटकर उनके भेजे खाने वाला जालिम जादूगर आखिर अपने इंजाम को पहुंचा। नीचे पत्थरों पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली टूटकर अलग हो गई। खोपड़ी नोकीले पत्थरों से टकराकर खुल गई और अंदर से मगज निकलकर बिखर गया। नाग फौरन नीचे आया। उसने जादूगर कोकला का मगज रुमाल में बांध लिया और वापस सराय की तरफ रवाना हो गया। नाग वहां बिल्ली को उसका मगज नहीं खिलाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ख्वामखा किसी पर उसकी खुफिया ताकत जाहिर हो। सराय के करीब एक झाड़ी में आकर नाग ने मुंह से मोहरा निकाल लिया। वो फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। मोहरा जेब में रखा और बिल्ली बगल में दबाई सराय में आ गया। बिल्ली का दिमाग चूंकि उस वक्त तक हैवानी था, इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसे कौन किस तरह से बचाकर ला रहा है। हरमुज नाग का बेताबी से इंतजार कर रहा था। उसने नाग के हाथ में बिल्ली देखी तो नाराज होकर बोला, अगर मुझे खबर होती कि तुम मेरे लिए काली बिल्ली उठा लाओगे तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देता और ना यहाँ बैठकर तुम्हारा क़यामत तक इंतजार करता। फिर तुम क्या करते? नाग ने मुस्कुराकर पूछा। हरमुज बोला, मैं खुद अपनी प्यारी बीवी की तलाश में जाता और उसे जादूगर की कैद से छुड़ा कर लाता। नाग ने बिल्ली हरमुज की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो, इसे संभाल कर रखना। अब हरमुज परे हट गया। खुदा के लिए इस खौफनाक बिल्ली को मुझसे परे रखो। नाग ने कहा, अरे तुम्हें इस बिल्ली में कोई खास चीज दिखाई नहीं दे रही? गौर से देखो। हरमुज ने बिल्ली को रोशनी में आकर गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें किसी औरत की आंखें हैं और उन आंखों को उसने पहले भी कहीं देखा है। तुम्हें याद नहीं आ रहा कि इन आंखों को तुमने पहले कहाँ देखा है? अचानक हरमुज के होंठों से चीख निकल गई, ये तो मेरी बीवी ताज की आंखें हैं। हाँ, अब तुम्हें अकल आई है। क्या उस जालिम जादूगर ने मेरी बीवी की आंखें निकालकर इस बिल्ली को लगा दी हैं? अब मैं अपनी बीवी को कहाँ तलाश करूंगा? हरमुज रोने लगा। नाग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रो नहीं पागल, यही तुम्हारी बीवी है। ये? हरमुज चौंका, ये बिल्ली मेरी बीवी है? हाँ, ये काली बिल्ली तुम्हारी बीवी ताज है, लेकिन ये तो बिल्ली है, अभी इंसान बन जाएगी। देखते जाओ खामोशी से। और नाग ने जेब से कोकला जादूगर का मगज रुमाल से निकालकर बिल्ली के आगे डाल दिया। बिल्ली बड़े मजे से मगज चट कर गई और होंठों पर जुबान फेरकर खुरखुर करने लगी। हरमुज और नाग बड़ी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। इतने में बिल्ली बड़ी होने लगी। वो फूलते फूलते पूरे इंसान जितने कद की हो गई और फिर एक चीख मारी कि सराय में सारे मुसाफिर घबराकर अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकल आए। हरमुज और नाग भी उछलकर दीवार के साथ लग गए। चीख के साथ ही बिल्ली की जगह हरमुज की खूबसूरत बीवी सामने आ गई। हरमुज ने बीवी को रोते हुए गले लगा लिया। उसकी बीवी भी खुशी से रोने लगी। नाग ने कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए हरमुज, और बहन ताज, तुम खुशकिस्मत हो कि उस खतरनाक जादूगर की कैद से आजाद हो गई। हरमुज ने कहा, नाग, ये सब तुम्हारी मदद की वजह से मुमकिन हो सका है। हरमुज की बीवी को कुछ भी याद नहीं था। उसने भी नाग का शुक्रिया अदा किया। दूसरे रोज वो दोनों अपने घर और नाग वहां से एक बादवानी जहाज में बैठकर मुल्क स्पेन की तरफ अंबर और मारिया की तलाश में रवाना हुआ। अब हम आपको मारिया और अंबर के पास लिए चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में हैं। आपको याद होगा कि मारिया स्पेन के शहर कर्तबा के एक पुराने कब्रिस्तान में मासूम लड़की संचिका की तलाश में गई थी, जिसकी मां अपनी बेटी की जुदाई में बेहद गमज़दा थी। संचिका को कहीं से पत्थर का तिलिस्मी पंजा मिल गया था, जिसकी वजह से उसके खानदान पर नहुसत आ गई और संचिका कर्तबा के कब्रिस्तान में चुड़ैल के कब्जे में चली गई। चुड़ैल उसे एक हफ्ते के बाद चांद रात को ज़िबा करके खाने वाली है, क्योंकि इस तरह से वो अपने इलाके की मलका चुड़ैल बन सकेगी। उसने संचिका को कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर सुरंग से आगे एक कुएं के अंदर उतरकर, जो ऊंचे सतूनों वाला कमरा आता है, वहां ताबूत में बंद कर रखा है। मारिया लड़की संचिका की तलाश में यहाँ पहुंच जाती है। उसके आगे एक इंसानी ढांचा जा रहा होता है, जिसकी खोपड़ी पर दिया रोशन होता है। सुरंग में पहुंचकर चुड़ैल अपने जबरदस्त जादू के जोर पर मारिया को देख लेती है और फिर उसे घुटनों तक पत्थर में मुंजमद करके
दीवार के साथ खड़ा कर देती है। अंबर मारिया की तलाश करता करता बड़ी मुसीबतों के बाद जब उस कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसकी ताकत भी चुड़ैल के जबरदस्त जादू का मुकाबला न कर सकी और चुड़ैल ने उसे भी घुटनों तक पत्थर बनाकर दूसरी कोठरी में दीवार के साथ लगा दिया। जिस वक्त अंबर को वहां लाया गया तो मारिया ने उसकी खुशबू सूंघ ली थी। उसने अंबर को आवाज भी दी थी, मगर इसके साथ ही चुड़ैल ने मारिया को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ अंबर भी चुड़ैल के नथनों से निकलने वाली तेज बू वाली सांस की वजह से पत्थर में घुटनों तक गढ़ा बेहोश हो गया। चुड़ैल ने कहकहा लगाया। अंबर और मारिया दोनों बेहोश हो चुके थे। दूसरी कोठरी में ताबूत के अंदर संचिका बेहोश पड़ी थी। चुड़ैल ने चुटकी बजाई। इंसानी मुर्दे का ढांचा अंधेरे में सतून के पीछे से नमूदार हुआ। उसकी खोपड़ी पर दिया जल रहा था। चुड़ैल ने उसे कहा, इन कैदियों की निगरानी करो, मैं अभी आती हूँ। ढांचे की खोपड़ी ने जबड़ा हिलाया और उसकी हड्डियों से कमजोर सी आवाज निकली, जो हुक्म मलका चुड़ैल। अंबर को जब होश आया तो उसने अपना जायजा लिया। उसके दोनों पांव पत्थर में गड़े हुए थे। अंबर ने अपने पांव थोड़ा सा जोर लगाकर पत्थर से आजाद कर लिए। इंसानी ढांचा अचानक चौंक पड़ा। उसने अंबर की तरफ देखा ही था कि अंबर ने भरपूर मुक्का मारकर उसकी गर्दन उड़ा दी। उसकी खोपड़ी सामने दीवार से टकराकर पास पास हो गई और दिया जमीन पर उलटकर बुझ गया। अंबर चाहता था कि वो इस तरीके से ढांचे पर हमला करे कि वो कोई चीख वगैरह निकालकर चुड़ैल को ना भुला सके। अंबर भागकर दूसरे दालान में आ गया। वो मारिया को नहीं देख सकता था। उसने दीवार के साथ लगा उसी किस्म का एक चकोर पत्थर देखा जिसमें वो खुद घुटनों तक जामिद था। अंबर समझ गया कि मारिया जरूर उसी पत्थर में गड़ी हुई है, मगर सवाल यह था कि वो बोलती क्यों नहीं। क्या उसे भी चुड़ैल ने बेहोश तो नहीं कर रखा? अंबर मारिया के जिस्म को छू भी नहीं सकता था। उसने पत्थर के पास जाकर मारिया को आवाजें देना शुरू की। मारिया अभी तक बेहोश थी। फिर उसको होश आ गया। अपने सामने अंबर को देखकर वो बेहद खुश हुई और बोली, अंबर भाई मैं जिंदा हूँ, सिर्फ बेहोश थी। तुम ठीक हो ना? हाँ मारिया, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था कि उस कमबख्त चुड़ैल ने मुझे पत्थर में गाड़ दिया। ये कोई बड़ी जबरदस्त चुड़ैल है अंबर, इसने मुझे देख लिया है। तुम यहाँ संचिका की तलाश में आई थी ना? हाँ हाँ, वो इसी जगह कहीं किसी ताबूत में बंद है। हमें उसे तलाश करना है और उसे उसकी माँ के पास पहुँचाना है। फिक्र न करो, ऐसा ही करेंगे। मारिया बोली, पहले मुझे तो इस पत्थर की कैद से आजाद कराओ। अंबर ने पत्थर के छोटे से चकोर चबूतरे पर एक जोरदार हाथ मारा। पत्थर के 6-7 टुकड़े हो गए और मारिया आजाद हो गई। वो दोनों वहां से निकलकर दूसरी कोठरी में आ गए। यही वो कोठरी थी जिसके अंदर संचिका का ताबूत रखा था। अंधेरे की वजह से वो ताबूत को ना देख सके। मारिया का पांव किसी शय से टकराया तो उसने टटोलकर उसे देखा। अंबर, इस ताबूत को खोलो, ये जरूर संचिका का ही ताबूत है। अंबर ने ताबूत के ढक्कन को ऊपर उठाया तो हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि ताबूत के अंदर दुबली पतली हिस्पानवी लड़की संचिका बेहोश पड़ी थी। यही संचिका है, मारिया ने कहा। अंबर बोला, चलो इसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। मारिया ने कहा, वो चुड़ैल हमारा मुकाबला करेगी, वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देगी। इतने में उन्हें किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई उनकी कोठरी की तरफ बढ़ रहा था। अंबर ने मारिया से कहा, जो कोई भी होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम दीवार के साथ लग जाओ। मारिया दीवार के साथ जा खड़ी हुई। अंबर उधर खुले दरवाजे की ओट में हो गया। कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर कौन है। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंबर ने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग, जिसका चेहरा नौरानी था और सर के इर्द गिर्द रोशनी फूट रही थी, अंदर दाखिल हुआ और अंबर की तरफ बड़ी शफकत से देखकर बोला, बेटा अंबर, तुम और मारिया एक माँ की बिछड़ी हुई बच्ची के लिए इतना दुख उठा रही हो, ये एक नेक काम है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ। ये चुड़ैल बड़ी ताकत की मालिक है, तुम और मारिया इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अंबर ने कहा, आप कौन हैं बाबा? मैं इस कब्रिस्तान का बुजुर्ग हूँ और मेरा मिजार इसी कब्रिस्तान में है। आज से 600 बरस पहले मैं इस शहर का एक दरवेश था। तुम्हें परेशानी में देखकर मुझसे रहा ना गया और मैं अपने मजार से निकलकर तुम्हारे पास आया हूँ। अंबर ने कहा, आप हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं? हमें संचिका को यहाँ से निकालना है, वो इस ताबूत में बेहोश है। बुजुर्ग बोले, मैं उस लड़की को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, इतना मुझे इख्तियार नहीं है, ये काम तुम्ही को करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें उस चुड़ैल के जादू के असर से बचा सकता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद बुजुर्ग ने अपने नौरानी चेहरे पर दोनों हाथ फेरकर मारिया और अंबर के सरों पर हाथ फेरा, फिर संचिका के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम लोगों पर चुड़ैल के जादू का कोई असर नहीं होगा और मारिया की ताकत भी उसको वापस मिल गई है। अब चुड़ैल उसे नहीं देख सकेगी। इतना कहकर बुजुर्ग अचानक दरवाजे में से गुजरकर गायब हो गए। मारिया ने अंबर से कहा, अब हमें अपना काम तेज कर देना चाहिए क्योंकि चुड़ैल का जादू हम पर नहीं चलेगा। अंबर ने ताबूत में लेटी हुई लड़की को होश में लाने की कोशिश की तो उसने आंखें खोल दी और भोलपन से पूछा, मैं कहाँ हूँ? अंबर ने कहा,
खामोशी से हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। संचिका बोली, मेरी माँ? ऊंची आवाज ना निकालो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही ले जा रही। तुम्हें चुड़ैल ने यहाँ कैद कर रखा था, डरना नहीं, चुड़ैल अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, आओ हमारे साथ। मारिया ने संचिका पर अपना आप जाहिर नहीं किया था। अंबर ने संचिका को साथ लिया और ताबूत वाली कोठरी से निकलकर सतूनों वाले दालान में आ गया। यहाँ कोई नहीं था। यहाँ से गुजरकर वो कुएं में उतर गए और फिर सुरंग में दाखिल हो गए। मारिया उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। अंबर ने कहा, मारिया खबरदार रहना। संचिका ने हैरानी से कहा, तुम किससे बातें कर रहे हो? अंबर को ख्याल नहीं रहा था कि संचिका को मारिया की मौजूदगी का इल्म नहीं है। उसने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ होंठों से शी करके आगे बढ़ता चला गया। सुरंग कब्र के अंदर जाकर खत्म हो गई। यही वो कब्र थी जहाँ चुड़ैल दाखिल हुई थी। जो ही ये लोग कब्र में आए, उनके पीछे चीखों का शोर मच गया। मुड़कर देखते हैं कि दूर सुरंग में सुरख दहकती आंखों वाली चुड़ैल बाल खोले, अपने दोनों लंबे बाजू हिलाती जुलाती, शोर मचाती, आंखों से शोले बरसाती भागी चली आ रही है। संचिका के मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अंबर ने जल्दी से उसे उठाकर कंधे पर डाला और मारिया से कहा कि वो तेजी से बाहर निकलकर संचिका को ऊपर खींच ले। अगरचे उन्हें इल्म नहीं था कि उन पर जादू का असर नहीं होगा, फिर भी खतरा था कि संचिका लड़की को ये चुड़ैल अपने छुरियों जैसे दांतों से चीड़ फाड़ न कर दे। मारिया उछलकर कब्र से बाहर निकल गई। उसने हाथ नीचे किए और कहा, संचिका को ऊपर पकड़ाओ। अंबर ने संचिका को दोनों हाथों से ऊपर उठाया ही था कि चुड़ैल उसके सर पर आन पहुंची। उसने एक ऐसी भयानक चीख मारी कि संचिका अंबर के हाथ से गिर पड़ी। आगे क्या हुआ, ये सब कुछ जानिए इस नॉवल की अगली किस्त में।